चलो ये बताओ, टू स्टार्ट विद मशीन के लिए प्रेशर होता है ना, वो हाउ यू डिफाइन प्रेशर? और कितना, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डिफरेंट यूनिट्स? मिलीमीटर्स में कितना? हाँ हाँ, ठीक है। तो प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इन केस ऑफ गैसेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ काइनेटिक वो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, ठीक है। रिगार्डिंग प्रेशर बार इज़ 1, ठीक है। किलो पास्कल हम 100 से करते हैं, नियरली अबाउट इट इज़ 100। मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में 760 है, वही टॉर में है। और PSI का हम लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज वी हैव गॉट गेजेस इन द मशीन, उसमें PSI आता है, तो दैट इज़ अबाउट 14.7, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मशीन में वेयर इज़ हाई प्रेशर सिस्टम होता है, वेयर इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर? अगर ये मशीन को बताओ इसमें से कहाँ कहाँ तक है? हाई प्रेशर सिस्टम इसमें नहीं देखें क्योंकि सिलेंडर्स में होता है जो पीछे होता है। हाँ, सिलेंडर का कितना होता है प्रेशर? मैम बेसिकली सिलेंडर मुख्तलिफ सिलेंडर के मुख्तलिफ होता है। ऑक्सीजन में 148 बार का होता है, 137, हाँ, और नाइट्रस का 44 बार। हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? यू आर राइट कि सिलेंडर में यू हैव गॉट अ हाई प्रेशर, ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर कहाँ तक होता है? हाँ, जहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, हाँ, बिकॉज मशीन इट विल एक्सेप्ट 4 बार का होता है, ठीक है, तो वो जाएगा, उसमें कम होगा। देन इंटरमीडिएट पाइपलाइन में होगा, और बाकी बता देंगे। और लो प्रेशर स्टार्ट फ्रॉम फ्लो मीटर ऑनवर्ड, ठीक है। अच्छा, हाउ मच तुमने बताया कि हाई प्रेशर इज़ अबाउट 137 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर नाइट्रस इट इज़ 44 बार या 40 बोर याद कर लो, ठीक है। एंड 745 PSI और 2000 का याद कर लो ऑक्सीजन का। फुल सिलेंडर का जो होगा दैट इज़ अ प्रेशर, ठीक है। तो सिलेंडर सप्लाई टू प्रेशर रेगुलेटर जहाँ रिडक्शन हो रही है, ये मार्किंग करी हुई है कि हाई प्रेशर में ऑल सिलेंडर on which is attached to the machine that is included, ठीक है। गेज भी आता है for the cylinder, right, and also the reducing valve जो है वो आएगा उसके अंदर। इंटरमीडिएट में पाइपलाइन में होता है और वो कंपोनेंट बता देते हैं, ठीक है। तो यस, एक मिनट, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ वो कर दिया है, ठीक है। मैं बता देना, मैं आऊँगी तो बताऊँ, ठीक है। मैं सिविल में हूँ। ठीक है, ये जो इसमें रेड कलर के मार्क किए हुए हैं दैट इज़ हाई सिलेंडर सप्लाई प्रेशर गेजेस हैं, एंड देन ब्लू जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट, और ग्रीन जो वो बना है, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम? तो ये प्रेशर तो बता दिया है तुम लोगों को। हैंगर योक होता है, ठीक है। हैंगर योक का बताएंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन। चेक वेल्व होता है दैट प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो नहीं हो फ्रॉम ऑफ द गैस। सिलेंडर प्रेशर इंडिकेटर गेज होता है, ठीक है। एंड द प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइसेस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन हाई प्रेशर। अब कंपोनेंट ऑफ इंटरमीडिएट के हैं दैट इंक्लूड्स पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन का प्रेशर इंडिकेटर या उसका गेज होगा, दैट इज़ ऑल्सो द इंटरमीडिएट। पाइपिंग पूरी होती है, एंड देन गैस पावर आउटलेट होता है। मैच जो मास्टर स्विच होता है वो भी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट प्रेशर। ऑक्सीजन प्रेशर फेलियर डिवाइस है, ऑक्सीजन फ्लश, इसीलिए ऑक्सीजन फ्लश को हम नहीं करते व्हेन द पेशेंट इज़ इंटिबेटेड, क्योंकि वो प्रेशर जाएगा 4 बार का, इट कैन रिजल्ट इन बैरोट्रॉमा, ठीक है। और एडिशनल डिवाइसेस हैं, फ्लो कंट्रोल वेल्व तक ये जाता है, ठीक है। और लो कंपोनेंट जो है दैट इज़ फ्लो मीटर ऑनवर्ड, ठीक है। वेपराइजिंग है, चेक वेल्व है, कॉमन गैस। अच्छा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ हाई प्रेशर? हैंगर योक का क्या होता है? ये ई सिलेंडर तो फॉर इमरजेंसी है। हैंगर योक क्या करता है? व्हाट इज़ द फंक्शन?
होल्ड करता है बेसिकली ओरिएंट करता है और जो यूनिडायरेक्शनल गैस फ्लो ओरिएंट करेगा, सीधा रखेगा, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ओनली फ्रॉम द सिलेंडर गोइंग टू द मशीन एंड शो गैस टाइट वो बनेगी सील, ठीक है। फिर उसके अलावा चेक वेल भी इसमें शामिल है, सिलेंडर गेज भी हैं और प्रेशर रिड्यूसिंग भी है और सेफ्टी रिलीफ डिवाइस भी हैं। तो फंक्शन ऑफ चेक वेल्व का क्या होता है, ये चेक वेल्व हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। ये अगर नीचे तुम देखोगे ये हैंगर योक का चेक वेल्व इनसाइड है इसके अंदर, ठीक है। ये जो ऊपर का इसका सेक्शन बनाया हुआ है इसमें ये हो रहा है कि इनलेट फ्रॉम जो रेड एरो बने द गैस इज़ गोइंग टू दी मशीन, ठीक है। तो वन वे होता है ये। तो चेक वेल्व इन सिलेंडर मिनिमाइज ट्रांसफिलिंग, अगर हम सिलेंडर को चेंज करेंगे तो इट इज़ नॉट हैपन कि वो निकलेगा, लीक करेगा, ठीक है। अलाउज एम्प्टी सिलेंडर टू बी एक्सचेंज फॉर अ फुल वन वाइल गैस फ्लो कंटिन्यूज फ्रॉम अदर सिलेंडर से वो जाता रहेगा। मिनिमाइज लीक ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ योक, अगर एम्प्टी भी होगा तो वहाँ से लीक नहीं होगा। तो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ चेक वेल्व, ठीक है। अच्छा, हाउ सेफ्टी वेल्व ऑफ सिलेंडर वर्क, सेफ्टी वेल्व भी होता है, ये बहुत टाइप के होते हैं, द बेसिकली फ्यूजिबल, फ्रेंजेबल, ये सब कुछ दिया है, बट देयर इज़ अ सिलेंडर वेल्व में देयर इज़ अ सेफ्टी रिलीफ, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो दैट विल रिलीज़ कर देगा, तो मशीन जो है हमारी वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। बोडॉक सील भी होती है, बहुत टाइट होता है, ये वॉशर होता है एंड प्लेस बिटवीन द वेल्व आउटलेट एंड द योक ऑफ एनेस्थीसिया मशीन टू मेक अ गैस टाइट जॉइंट, और ये न्यूप्रिन रिंग वगैरह बना होता है कि कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ पता चल रहा है, तुम लोग के टोक्स जो बने होते हैं कुछ फ़र्क लग रहा है? नज़र आ रहा है? हाँ, सील गायब है, इसमें से गायब है, ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन में योग दिखाएं इन्होंने, कंपैरिजन बोडॉक सील इज़ एब्सेंट फ्रॉम नाइट्रस का, लेफ्ट पे साइड पे सील नहीं है, ठीक है। अब प्रेशर गेजेस क्या होते हैं, कुछ पता है, हाउ डज इट वर्क? प्रेशर गेजेस देखते हो तुम लोग मशीन में? डायफ्राम और कॉइल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेशर को रेगुलेट करा के एक साइड से हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करा के आगे देता है। नहीं, प्रेशर गेज इट मेजर्स द प्रेशर, प्रेशर मेजर करेगा। ये जो होते हैं ना, हाँ, इट मेजर, ये दोनों तरह के होते हैं, ये जो हमारे मशीन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि सिलेंडर का प्रेशर भी मेजर करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो द बोर्डन गेज, ठीक है, एंड ऑल्सो सिलेंडर का भी करते हैं। तो दे मेजर द पाइपलाइन एंड सिलेंडर प्रेशर, दोनों को मेजर करेंगे। एंड स्ट्रक्चर वाइज फ्लेक्सिबल कॉइल ट्यूब है, जेट इज़ सील, एक साथ पे वो सील हुई हुई है, दूसरे एंड पे उसमें आता है, प्रेशर आता है, ठीक है। हाई प्रेशर कॉजेज द ट्यूब टू सीधा होने लगता है, तो नीडल मूव करती है, ठीक है। अनकॉइल मूवमेंट कॉजेज पॉइंटर टू मूव ऑन कैलिब्रेटेड डायल टू इंडिकेट प्रेशर। इफ़ कॉइल ट्यूब रप्चर भी होगा, अगर इसमें सेफ्टी भी है, पीछे की तरफ से ब्रेकअप भी हो जाएगा। तो ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर इनसाइड एंड आउटसाइड यू कैन सी ऑन द मशीन, ठीक है। ये सारे वही हैं। अब ये तुम लोग याद रखो कि इसमें जो सिलेंडर वाले हैं वो इस साइड पे हैं, वो सिलेंडर भी बने हुए हैं, ठीक है। ये सिलेंडर बना हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रस एंड एयर, और इसी तरीके से यहाँ पर है। और ये याद रखो कि इसके अंदर सिलेंडर में प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, 137 बार। इसका स्कोल भी देख लो, इसमें ये होगा कि अंदर की तरफ PSI का होगा, बाहर की तरफ होगा बार का, ठीक है। तो 4 बार पे होगा पाइपलाइन वाला, और उसमें अगर फुल सिलेंडर होगा तो 137 बार होगा, ठीक है। और उसका नाइट्रस का जो होगा दैट इज़ अबाउट कम होगा, 44 या 40 बार याद कर लो, ठीक है। और जो पाइपलाइन में होगा वो एक ही हो जाएगा, वो 4 बार होगा, ऑक्सीजन का, नाइट्रस का, एयर का, सबका, क्योंकि मशीन में डिलीवर एट 4 बार, ठीक है। ये तो प्रेशर थे। अच्छा, इसमें प्रेशर रेगुलेटर या प्रेशर रिड्यूसिंग जो तुम पहले बता रहे थे वो कैसे काम करता है? हाई प्रेशर स्प्रिंग को ऊपर पुश करता है तो उससे लो प्रेशर लीक होकर आगे की तरफ फॉरवर्ड। इसका ये होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर रेगुलेटर, इट रिड्यूस हाई प्रेशर बिकॉज
137 बार को उसने 4 बार में करना है। तो वेरिएबल प्रेशर भी नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर को करेगा, ये तो बता दिए। मेंटेन मोर कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रोटेक्ट कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन अगेंस्ट प्रेशर सर्जेस। Place between cylinder and anesthesia machine, maintain constant supply to compensate for changing cylinder। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है, ये तुमने बताया ना कि ये देखो नीचे HP लिखा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जो 137 बार का वो एंटर होगा और फिर उसके बाद लो प्रेशर के चैम्बर में जाएगा। तो एन इनलेट विथ फिल्टर लीडिंग टू हाई प्रेशर चैम्बर, valve leads to the low pressure chamber and outlet, diaphragm is attached, स्प्रिंग का भी लगा हुआ है इन द लो प्रेशर के अंदर। तो गैस एंटर हाई प्रेशर चैम्बर, पासेज इनटू लो प्रेशर चैम्बर बाय वेल्व, वी जो है दैट इज़ द वेल्व। ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय हाई प्रेशर गैस ट्राइज टू क्लोज द वेल्व। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा ऊपर में लो प्रेशर वाले में तो वो बंद कर देगा, मज़ीद प्रेशर उसमें नहीं जाएगा, गैस नहीं जाएगी। ओपन वेल्व बैलेंस बिटवीन द टू अपोजिंग फोर्सेस, दिस मेंटेन अ गैस फ्लो ताकि वो 400 किलो पास्कल या 4 बार मशीन को मिले। ठीक है। एज P1 फॉल, यानी कि जो वो है एक्टिंग ऑन डायफ्राम, तो वो फिर नीचे गिर जाएगा तो मज़ीद एंटर हो जाएगी गैस। When the diaphragm descends, it carries with a rod connected to small valve which controls supply of the high pressure. So maintain the pressure P1 होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, what is the pressure of full E cylinder? अभी हमने किया है। हाँ। And how many liters of oxygen can be supplied at 1 atmosphere? And what pressure does oxygen enter anesthesia machine from E? हाँ, ये छोटे छोटे सवाल पूछते हैं तुम लोगों से, टोक्स में होते हैं मोस्टली। द प्रेशर ऑफ फुल सिलेंडर इज़ अबाउट 2000, याद कर लो PSI, और इसकी जो कैपेसिटी है या जो है 625 है। ऑक्सीजन एंटर्स एनेस्थीसिया मशीन फ्रॉम ई सिलेंडर एट 45 PSI एज रेगुलेटेड बाय द ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है। वो 4 बार पे आता है। अब ये होता है कि यू हैव सिलेंडर की पिक्चर है, यू हैव टू लेबल, तो कितने पार्ट्स होते हैं और कितने साइज़ के सिलेंडर होते हैं। हाँ, बॉडी एंड नेक। हाँ, तो बॉडी, शोल्डर एंड वेल्व होता है। ठीक है। द टॉप एंड ऑफ द सिलेंडर इज़ कॉल्ड नेक एंड दिस एंड ये वो टेपर उसमें होता है, स्क्रू में। द थ्रेड सील्ड विद द मटीरियल दैट स्पेंड। अच्छा, इसमें ये होता है साइजेस जो होते हैं ना, बहुत सारे साइज़ हैं, L तक जाते हैं, लेकिन कुछ हम इस्तेमाल करते हैं या कुछ नहीं करते। तो ई साइज़ रिमेंबर दैट इज़ यूज्ड फॉर इमरजेंसी एंड इट इज़ अटैच टू दी मशीन। ठीक है। CD इज़ यूज ट्रांसफ़र। ए हम इस्तेमाल नहीं करते फॉर द मेडिकल गैसेस में, F एम्बुलेंस में होता है, और J और L जो है मैनीफोल्ड में होता है। H सिलेंडर जो होता है वो भी हम नहीं इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, लेकिन इसमें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। H सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रस और एयर, ओकेजनली यूज्ड इन OR एंड कनेक्टेड टू एनेस्थीसिया मशीन वाइज पेशेंट रिड्यूसिंग। अच्छा, मेटल क्या होता है, किससे बना हुआ होता है? क्रोमियम मॉली मैडम होता है, स्टील होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम वाले जो होते हैं ना, दैट इज़ फॉर ट्रांसफ़र या MRI में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स एंड पार्ट ऑफ सिलेंडर वेल्व? अब तुमने बता दिया कि बॉडी है, शोल्डर है और वेल्व है। हाँ, ये हाँ, जो तुम्हारे छोटा ई वाला है उसमें तो पिन इंडेक्स होता है। ठीक है। और दूसरा बुल बड़ा वाला जो लगा होता है, बुल नोज कहता है, और हैंड व्हील भी होता है। तो इट इज़ अ मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, कंसिस्ट ऑफ, इसके भी अपनी बॉडी है और पोर्ट है जहाँ से गैस निकलती है। ठीक है। स्टेम जो होती है, हैंड व्हील हो सकता है, बुल नोज हो सकता है, और इसमें जो है ये देख लो, हैंड व्हील जो है वो इस तरह होता है, खोलते हैं, ये पुरानों में होता था, और बुल नोज जो होता था वो खोलते हैं उस तरीके से। तो you just remember it. What are safety feature in size E cylinder and pipeline? दोनों में है कलर को। मुझे जवाब यहाँ से मिल रहे हैं, उधर से नहीं मिल रहे। सबको पार्टिसिपेट करें ना तो बोलेंगे आप लोग।
चलो बताओ और कलर के ला डिस इंडेक्स होता है इंडेक्स सिस्टम होता है। तो डायमीटर इंडेक्स है उसका जो कैलिबर बना है दैट इज़ डिफरेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रस। ठीक है, पिन इंडेक्स भी होता है एंड इन साइज ई में होता है। कलर कोडिंग यू हैव मेंशन, होजेज हैं, कनेक्टर हैं, दे आर ऑल डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस। हाउ गैस कम्स इन योर ओटी, या मशीन में कैसे आती है? वीआई टैंक से आता है, हाँ, या और या मैनिफोल्ड से आता है, या सिलेंडर से आता है, या वहाँ ट्रॉमा में कहाँ से आता है? कंसंट्रेटर। हाँ, वहाँ पूरा प्लांट लगा हुआ है नीचे, लेकिन उन्होंने भी वीआई टैंक भी लगा दिया है। ठीक है, इट कम्स लिक्विड ऑक्सीजन वीआई टैंक है, सिलेंडर बैंक होता है, वो बर्न में आई थिंक है, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का प्लांट है। ठीक है, सिलेंडर से भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ वीआई? वैक्यूम इंसुलेटेड एवर बताएं उसका स्ट्रक्चर वगैरह। कौन बोले? हाँ, आउटर कार्बन स्टील होता है, इनर जो होता है स्टेनलेस स्टील होता है, लेयर पोलाइट की होती है फॉर इंसुलेशन। ये ट्राइपॉड पे होता है फॉर वेइंग। और इसमें एक कितना प्रेशर होता है, टेम्परेचर? प्रेशर होता है इसका 10 बार का प्रेशर होता है, 17 बार पे इसका सेफ्टी रिलीफ वाल्व ओपन हो जाता है, और टेम्परेचर्स में -150 से -170 तक। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वेसल रिजेंबल्स जाइंट वैक्यूम बॉटल की तरह है। तो थर्मली इंसुलेटेड डबल वॉल स्टील टैंक कंसिस्ट ऑफ इनर स्टील स्टेनलेस स्टील शेल है, आउटर कार्बन स्टील है। एट रेस्ट एक उस पर स्टैंड पे होता है। एंड कैपेसिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? कैपेसिटी बहुत होती है ना फॉर द सप्लाई ऑफ लार्ज ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अबाउट 1500 लीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। टेम्परेचर तुम लोगों ने बता दिया है कि इट इज़ -160 एंड प्रेशर इज़ अबाउट 7 या 10 बार है या 85 pSh है। ठीक है, if प्रेशर अगर अबव 17 होता है तो एक सेफ्टी वेल्व ओपन अप टू रिलीज। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वेसल इट फर्स्ट पासिस सुपर हीटर। अच्छा, इसका ये होता है कि यू कैन सी कि लिक्विड जो जा रहा है यहाँ पर प्रेशर रेजिंग वेपराइज़र है, देन द कंट्रोल वेल्व है, सुपर हीटर है, एंड देन इट गोज़ रिड्यूस टू पाइपलाइन। जो हॉस्पिटल में आ रहा है दैट इज़ एट 4 बार, वो रिड्यूस करके आता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ रैपिड यूज़ द टैंक में फॉल along with the vapor pressure. Control valve causes liquid oxygen to pass through vaporizer which adds the heat and thus maintain the pressure in the tank. ठीक है, और ये स्टोर लिक्विड करता है। इट एक्सटेंड्स अबाउट 860 टाइम ज़्यादा मिल सकता है। एंड वॉल्यूम का ये होता है वेपराइज 20 एट 15 डिग्री पे, और कोल्ड ऑक्सीजन इसके। अच्छा, इसके अंदर वो भी ये अगर इसको स्ट्रक्चर देखो, कुछ गैस फॉर्म में होती है और कुछ लिक्विड, लेकिन लिक्विड ज़्यादा होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर क्रिटिकल उसके टेम्परेचर से नीचे रखा हुआ है। और डिफरेंशियल ये होता है कि तुम्हारा अलार्म भी बच जाता है। पहले यहाँ पे लगा हुआ था SIUT की तरफ, अब यहाँ से हटा के उन्होंने उधर कर दिया है। तो इसके अंदर प्रेशर को भी मेजर कर रहा होता है एट द बॉटम एंड एट द टॉप में क्या प्रेशर हो रहा है, क्योंकि वो इस्तेमाल होगी तो ज़ाहिर पता प्रेशर कम होगा तो फिर अलार्म बच जाता है। ठीक है, और सिलेंडर बैंक में क्या होता है, हाउ डज इट वर्क? दो बैंक्स होते हैं, एट अ टाइम एक बैंक यूज होता है, जब एग्जॉस्ट होता है तो सेकंड बैंक यूज होता है, और फर्स्ट को रिप्लेस। उसका प्रेशर कितना होता है? सिलेंडर्स के प्रेशर होते हैं सिलेंडर 137। 22,000 psi। अच्छा, मैनीफोल्ड कैन बी यूज फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रस और एंटोनॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, लार्ज सिलेंडर साइज J या L हो सकते हैं and in capacity about 6,800 लीटर divided in 2 groups, primary और secondary होता है। All cylinder in each group connected to non-return valve to common pipeline and connected to pipeline to pressure regulator। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं कि ये अगर consumption कम है, जैसे supposing burn center में, तो they have kept this manifold को रखा हुआ है। Small hospitals store oxygen series of standard H cylinder connected by manifold. Oxygen supplied H cylinder from both primary and secondary when the tank is full, pressure is about 2000 psi होता है।
ठीक है। चेंज ओवर ऑटोमेटिकली स्विच करता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, एंड चेंज ओवर इज अचीव थ्रू द प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस दैट डिटेक्ट द सिलेंडर इज नियरली एम्प्टी। और डिक्रीज द प्रेशर करके वो यहाँ पे देख लो कि इसका प्रेशर 2000 दोनों का है, प्राइमरी और सेकेंडरी का, बट इट इज़ रिड्यूस टू व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड टू द पाइपलाइन में, ठीक है। और ये जो है ना प्लांट नीचे लगा हुआ है, दैट इज़ कंप्रेस एयर। इसका कैसे होता है काम, कुछ पता है? एयर से निकालते हैं, एयर को लेते हैं, इनटेक होता है, फिल्टर होता है, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके फिर उसके बाद इसको कूल करते हैं, और फिर उसके बाद रिसीवर होता है, फिर ड्राई करते हैं, फिर फिल्टर होता है, और उसके बाद फिर उसका प्रेशर रिड्यूस करके पाइपलाइन में जाता है, ठीक है। इसका यही तरीका है कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। अच्छा, जब कोविड की वेव आई थी तो बहुत लोगों ने घर में ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखे हुए थे, तो दैट इज़ इनर स्ट्रक्चर उसका यही होता है कि इट इज़ चीप एंड रिलायबल मेथड टू सप्लाई होम ऑक्सीजन के लिए भी होता है। वो छोटा होता था और एक प्लांट अलग होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको टैंकर की ज़रूरत नहीं होती है। जब ट्रैफिक जैम हो गया या कोई वेदर की हो गई ऐसी कंडीशन में टैंकर नहीं आ रहा तो यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। लेकिन ये कि बहरहाल इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा सिनारियो मैंने बताया था कि इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल न्यू सर्जरी विंग ASA Class 1 patient undergoing open coli. During first case, anesthesia note that the oxygen supply was becoming low. ठीक है, several seconds later, anesthesia noticed that ventilator bellow is not filling and alarm is sounding, including apnea pressure, volume alarm and minute volume. So, what are the causes or low of oxygen? अगर ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं आ रही ना ओटी में तो क्या वजह होती है? तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। क्वांटिटी भी कम आ रही होगी ऑक्सीजन की या क्वालिटी ख़राब होगी उसकी। तो दो टाइप से होते हैं। क्वांटिटी में ये होता है कि लो प्रेशर पाइपलाइन प्रेशर है, वो तुम्हारा जब भी हमारा अलार्म बजता है तो कि हम फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि भाई आप चेक करें। मतलब अगर फ़र्ज़ करो मैनीफोल्ड से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, VI टैंक में तो ये कम होता है, तो उसमें ये होता है होस किंग तो नहीं हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन पाइपलाइन में तो नहीं हो गई है, ठीक है। लीक पाइपलाइन में भी हो सकता है और वेल्व हो सकता है बंद कर दिया हो उन्होंने, या फ्रोज़न हो या लिक्विड लाइन एक्सपेंडिंग। और जो कंटेमिनेशन होती है, कंटेमिनेशन पाइपिंग एरर इंडेक्स सिस्टम होती है, ज़्यादातर जो होता था पहले यहाँ पर रॉन्ग सिलेंडर लगा दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज दिस प्रॉब्लम? अगर ऐसा कोई सिनारियो आपके पास हो रहा है कि ऑक्सीजन का लो प्रेशर का अलार्म बज रहा है, आप क्या करते हैं? हाँ, ई सिलेंडर को खोलेंगे ना, पाइपलाइन से अगर कम आ रहा है तो ई सिलेंडर को खोलेंगे, और फिर भी आप क्या कर, अगर वो भी कम है तो हाँ एम्बू करेंगे। तो सबसे ये है कि रिज़र्व टैंक को हम खोलते हैं और उसको सिलेंडर को और डिसकनेक्ट करते हैं फ्रॉम पाइपलाइन बिकॉज लो ऑक्सीजन इज़ कमिंग। अब वो भी नहीं पता कि वो कंटेमिनेटेड है। चेंज टू मैनुअल वेंटिलेशन एंड चेंज टू एम्बू विद 100% ऑक्सीजन अरेंज, वो चेंज भी करते हैं दूसरी की मशीन को भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये तो छोड़ देते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पाइपलाइन? पाइपलाइन में क्या क्या है? पाइपलाइन में एक तो प्रोब होता है जो तुम लोग लगाते हो, ठीक है, और होस पाइप है उसका कलर कोडेड होता है, सॉकेट होता है जिसमें लगाते हैं, और डायमीटर इंडेक्स वो जो भी है। तो ये शेडर प्रोब है, ठीक है। होजेस कलर कोडेड, प्रोब लेबल विद द नेम गैस एंड ईच गैस प्रोब इज़ प्रोट्रूडिंग। इनके अंदर इंडेक्स कॉलर भी है, अगर ये नीचे वाली पिक्चर देखो, और लॉकिंग ग्रूव भी है। होस जो है वो पार्ट नीचे का है, ठीक है। लॉकिंग ग्रूव इन द प्रोब एंश्योर कनेक्टिविटी। नीचे जो दिए हैं ऑक्सीजन का टॉप पे है, हमारे पास तो ब्लैक होता है, ब्लू है नाइट्रस का, और एयर का है बॉटम में, ठीक है। फ्लेक्सिबल होज द पाइप जो होती है दैट इज़ होजेस आर कलर कोडेड।
ठीक है, और इसका मटेरियल है हाई क्वालिटी कॉपर एलॉय, बोथ प्रिवेंट डिग्रेडेशन होती है, और इसके कलर डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीजन का जो है वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है, नाइट्रस का ब्लू होता है, मेडिकल एयर का ब्लैक और वाइट, ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है जिसमें हम लगाते हैं, ठीक है, तो आउटलेट ये कहलाता है शेडर सॉकेट। आउटलेट कलर कोडेड है, इस पर लेबल भी होता है कि ऑक्सीजन नाइट्रस की है, एंड एक सेल्फ क्लोजिंग सॉकेट ईच लीली कन्फर्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंट, इसका डायमीटर भी डिफरेंट है फॉर द ऑक्सीजन नाइट्रस, ठीक है। और ये जो हमारे पास ओटी में आ रही है ऑक्सीजन, या तो वॉल से होती है, सीलिंग से आती है, या पेंडेंट बना हुआ होता है, एंड होज भी होता है, तो दैट इट कैन बी होज टू अप आर्टिकुलेट ये होता है, और सॉकेट इस तरह होते हैं, तो दैट इज़ कमिंग इन द ओटी। एंड व्हेन इट गोज़ टू द मशीन, उसमें का भी इस तरह का कनेक्शन पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो होजेस विद डायमीटर इंडेक्स होता है, इसके अंदर भी चेक वेल्व होता है कि वो अगर नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं है कि उसमें से लीक हो ऑक्सीजन या नाइट्रस। सेफ्टी फीचर क्या होते हैं पाइपलाइन में? और हाँ, और डायमेंशन। सेफ्टी फीचर तो क्लियर लेबल हैं, बोथ शेडर सॉकेट एंड कनेक्टिंग होजेस लेबल विद द गैस नेम। कलर कोडिंग है, बोथ शेडर सॉकेट एंड कनेक्टिंग होजेस आर कलर कोडेड। ऑक्सीजन वाइट है, नाइट्रस ब्लू है, एयर इज़ ब्लैक। इंडेक्स कॉलर कनेक्शन विच इज़ नॉन इंटरमिटेड, ठीक है, एंड दैट इज़ डायमीटर होता है, या नॉन, उसको कहते हैं नॉन इंटरमिटेड स्क्रू थ्रेड्स पे होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सेफ्टी फीचर इन सिलेंडर? पाइपलाइन के तो बता दें। हाँ हाँ, अगर ई का बताते हैं तो सिलेंडर अटैच टू द मशीन बाय हैंगर योक यूटिलाइज पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है फॉर स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। गैस स्पेसिफिक प्रिवेंट एक्सीडेंटल रीअरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, फॉर एग्जाम्पल या नाइट्रस का वो स्वाप नहीं हो जाए। अभी इसमें दो ये क्या है समझ में आता है, तुम पिन कहाँ से निकलती है? पिन कहाँ से निकलती है? हैंगर योक। अभी नीचे जो पिक्चर दी है ना, देखो तुम्हें ये पिन निकल रही हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा सिलेंडर का जो वेल्व है वहाँ पर होल बने होते हैं, ठीक है, और ये 1 से लेकर 7 तक जाते हैं डिफरेंट पोजीशन में। तो व्हेन यू टेक पिन पोजीशन, ऑक्सीजन 2-5 पे होती है, ठीक है, नाइट्रस की 3-5 होता है, 1-6 कार्बन डाइऑक्साइड, एयर 1-5, नाइट्रोजन का 1-4 है, हीलियम तो हम नहीं यूज़ करते हैं, साइक्लोप्रोपेन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह पोजीशन होती है। तो अब ये तो इसकी पोजीशन होल की बनी हुई है, ठीक है। अब हो सकता है कि हम ऑक्सीजन का नाइट्रस या नाइट्रस का ऑक्सीजन में लगा दें। हाँ, लॉक नहीं होगा, ये तो सेफ्टी फीचर है, लेकिन अगर एक पिन टूटी हुई है, अगर एक 5 पिन इंटैक्ट है और दूसरी पिन नहीं है, तो ये इट इज़ पॉसिबल। तो ऐसे सिलेंडर को नहीं लगाना है जिसकी मतलब जो हैंगर योक में दोनों पिन आनी चाहिए, अगर टूट गई हैं तो नहीं होगा। तो इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का ये होता है सेफ गार्ड इन हैंगर योक ऑफ सिलेंडर जो प्रिवेंट सिलेंडर इंटरचेंजिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटली प्लेसिंग इनकरेक्ट गैस इन द योक। 2 पिन्स आर अरेंज सो दैट दे अरेंज टू द सिलेंडर, ठीक है, ये इसी का यही होता है। हाउ सिलेंडर टेस्ट कैसे करते हैं? प्रेशर टेस्ट होता है इसमें, एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, सिलेंडर जो है ना 5 ईयर में पूरा एक आता है, हाँ पूरा एक स्टॉक आता है, उसका करते हैं, एक सिलेंडर को लेते हैं, उसको इंटरनल एग्जामिन, उसमें रस्ट वगैरह भी लग सकता है ना, तो अंदर का भी एग्जामिनेशन करते हैं, फ्लैटनिंग उसकी काटते हैं, और 1 आउट ऑफ 100 सिलेंडर में से टेस्ट करते हैं, प्रेशर टेस्ट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर? एब्सोल्यूट क्या होता है? गेज का तो वही होता है, ये पूछते हैं अक्सर, ठीक है। तो गेज प्रेशर इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर एम्प्टी मतलब जो हमारा सिलेंडर खाली भी होगा, ज़ीरो नहीं होगा प्रेशर, वो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। लेबलिंग का थोड़ा सा बताते हैं, ये बहुत कम पूछते हैं, उसमें नाम लिखा होता है
प्रोपोर्शन होता है, सिलेंडर साइज़ होता है, कब चेक हुआ है, फिलिंग, एक्सपायरिंग, और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर तुम लोग को टाइम मिले तो देख लेना सिलेंडर में, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमनली एनकाउंटर्ड सिलेंडर के जो हैं वो तो ये तो साइजेस दिए हुए हैं। ये एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है बॉडी कलर इज़ ब्लैक, ठीक है, और शोल्डर जो है वो वाइट है, और यूएसए में ग्रीन होता है, ठीक है, और प्रेशर उसका 137 बार है या 13700 किलो पास्कल है। ये पूरी गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है, ठीक है। नाइट्रस का ब्लू है और इसका शोल्डर भी ब्लू है, और ये इसका प्रेशर जो है सिलेंडर का 44 या 40 याद कर लो, ठीक है। एयर का जो है ब्लैक है, शोल्डर जो है वो वाइट और ब्लैक है, और येलो होता है यूएसए में, और प्रेशर वही होगा जो ऑक्सीजन का है। इसका एंटोनॉक्स का ये है कि ब्लू है और बाकी ब्लू और वाइट है, और इसका प्रेशर भी वही है जितना कि हमारा ऑक्सीजन का है, ठीक है, और ये गैस फॉर्म में। अच्छा, नाइट्रस जो होती है लिक्विड कुछ होगी और कुछ वेपर में होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे होता है, वो हम लोग लेप्रोस्कोपी वगैरह में सिलेंडर रखा हुआ होता है, एंड ग्रे कलर का है, और इसका प्रेशर इतना है। ये भी लिक्विड और वेपर में होती है। बाकी हीलियोक्स और हीलियम को तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये इसमें इन्होंने दिए हुए हैं सारे। एब्सोल्यूट प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस थी? एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपने बताया कि हाँ, नहीं समझ में, अब ये क्लियर कर लो। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि गेज प्रेशर तुम्हारे जो उस पर बोर्डन गेज बता रहा है कि कितना प्रेशर, वो प्लस एटमॉस्फेयर। मतलब खाली सिलेंडर जो है ना, ज़ीरो प्रेशर नहीं होगा, उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ठीक है, बिल्कुल खाली है, गेज प्रेशर ज़ीरो पे होगा लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो 137 138 कहना चाहिए, ठीक है, अगर फुल है। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रेशर फॉर ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई, ये तो पता ही है, 4 बार बताया। इफ बोथ पाइपलाइन ऑक्सीजन एंड सिलेंडर ओपन एनेस्थीसिया, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? पाइपलाइन। तो ऑक्सीजन का हाँ, इफ बोथ पाइपलाइन हो तो हम प्रेफर करते हैं पाइपलाइन को। अच्छा, व्हाट इज़ फिली रेशियो? क्या है? ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर मतलब कि नाइट्रस को पूरा नहीं भरना है, पूरा लिक्विड को नहीं भरना है, क्योंकि उसके वेपर्स बनेंगे ना तो वो फट जाएगा, तो इसके इसमें होता है। तो हाँ, फिली रेशियो एंड फिलिंग डेंसिटी सेम थिंग होती है, एंड दैट इज़ द वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद लिक्विड नाइट्रस एंड वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद वाटर। तो ये कोल्ड उसमें क्लाइमेट में और हमारे में क्या फ़र्क होता है? हाँ, तो यूके में फिलिंग रेशियो ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज़ 0.75, वो ज़्यादा भर लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास हॉटर में 0.67 होता है। तो सो ईच टाइप ऑफ सिलेंडर हैज़ गॉट, अच्छा ये इन्होंने कैलकुलेट किया है कि 0.67 बनता कैसे है, क्योंकि वो उसका जो वॉल्यूम है 5 लीटर है, 5 लीटर का वाटर विल वे अबाउट 5 kg और डेंसिटी 1 की है, 1 लीटर वे अबाउट 1 kg। फिली रेशियो प्रेजेंट द मास ऑफ नाइट्रस किलोग्राम, तो ये वेट ऑफ नाइट्रस उन्होंने लिया है 3.35 और 5 को किया तो 0.6। तो सो वेट ऑफ द लिक्विड नाइट्रस कैन बी फिल्ड इन ईच सिलेंडर इज 3 पॉइंट। तो ये बस याद रख लो कि इसकी डेफिनेशन क्या है और क्यों करते हैं। अच्छा, which law is applied for calculating content of cylinder? Boyle's law states what? So Boyle's law, at constant temperature the volume of gas is inversely proportional. अब मार्कर नहीं है, कोई कैलकुलेट करके बताएगा? कौन वॉलंटियर करेगा? तुम आ जाओ। इसको इस्तेमाल करते हैं कि हाउ मच द गैस इज़ देयर इन द सिलेंडर और कितनी देर तक चलेगी, ठीक है। अगर सपोजिंग ये तुम्हें सवाल देते हैं कि तुम्हारा जो प्रेशर है सिलेंडर के गेज का 138 बार है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी चलो 10 लीटर ले लो,
उसकी जो वॉल्यूम। अब कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट कराते हैं। हाँ, इसको किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टी 13800 कर दो। और इसको हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो तुम्हारा 100 है। हम्म 1380 ये रटा हुआ है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये बोलें कि V1 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो है ना साइज़ ई सिलेंडर का 4.6 है, दैट इज़ अबाउट 5 लीटर है। ठीक है, हो सकता है 5 लीटर। समझ में आया सबको? आ गया ना कि दिस इज़ हाउ मच इज़ द गैस इज़ इन देयर। हमें V2 कैलकुलेट करना है, और V2 जो होगा दैट वुड बी P1 V1 और उसको P2 के साथ वो करेंगे डिवाइड। ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग इज सिलेंडर? अगर हमने ऑक्सीजन 6 लीटर्स पे रखी हुई है तो 6 लीटर का मतलब ये है कि 1 मिनट में 6 लीटर जा रही है। तो 1380 जो इसने कैलकुलेट किया है वो लीटर्स कितने में जाएगी? हाँ, तो 230 मिनट्स को होगा। फिर हम 1 आवर के अंदर करने के लिए तकरीबन 3.8। तो ये अगर तुम लोग ओटी में करोगे प्रैक्टिस तो भी पता चलता है। सिलेंडर को पूरा खोल के देखो, उसका प्रेशर देख लो, गेज प्रेशर, वो तुम्हारा बन जाएगा ये वाला P1 आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। ठीक है, क्योंकि 137 बार वैसे ही होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर को 1 को मिला के 138 हो जाता है। तो तुम लोग ये कर लो कि उसको खोलो और कितना दिखा रहा है उसमें वो प्रेशर ले लो, किलो पास्कल में ले लो तो आसान होता है। और उसकी तुम्हारा जो वॉल्यूम है V1 जो है वो नॉर्मली जो होता है ना 5 के करीब होता है, वो 5 ले लो। यहाँ पे 10 बताया इन्होंने एग्जांपल में, और बाकी एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वही 100 किलो पास्कल होगा। तो फिर उसमें कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि कितनी गैस उसके अंदर है। और अगर तुमने 8 लीटर रखा है या 5 लीटर रखा हुआ है फ्लो मीटर में, तो फिर तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये V1 जो है सिलेंडर का वॉल्यूम बताते हैं। हाँ, V1 जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम है उसका, कितना वॉल्यूम है, कितना उसके अंदर कैपेसिटी है। सही है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग करेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ओटी जाएं सुबह में, और अगर जब नहीं हो रहा, केस नहीं शुरू हुआ, तो आप उसको इमरजेंसी वाले को खोल दें। पाइपलाइन को तो कुछ नहीं करें, सिर्फ सिलेंडर वाले को, उसके अंदर जितना भी प्रेशर दिखा रहा है वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो P1 होगा। ठीक है, और V1 का तो ये होता है 5 जो होता है, ये आप देख लें कि साइज़ का वो कितना है, और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ कैलकुलेट कर लें, और फिर कितना खोला है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें पता चल जाएगा कितनी देर तक चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बोर्डन गेजेस जो होते हैं ना, वो नाइट्रस का, ऑक्सीजन का तो बताते हैं कि अभी आधी हो गई, क्वार्टर हो गई। नाइट्रस जो है वो फुल दिखाता रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड ख़त्म नहीं। क्यों? हाँ, नाइट्रस का ये होता है कि वो तकरीबन दिखाता रहता है, ज़ीरो बाद में दिखाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर डिक्रीज लीनियरली प्रोपोर्शनल एज इट एम्प्टी। दिस इज़ नॉट ट्रू सिलेंडर विच कंटेन्स लिक्विड एंड द वेपर। ठीक है, नाइट्रस इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये लिक्विड क्यों होती है रूम टेम्परेचर में, कौन बताए? हाँ, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से तो हम बॉयल थोड़ी कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 36 होता है ना, 36 37.5 होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है? अबव। हाँ, कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो लिक्विफाई नहीं होगा। तो नाइट्रस एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड वेपर, दोनों फॉर्म में। तो नाइट्रस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारा ओटी का 20 होता है, 22 होता है। तो हैंस इट डज नॉट फॉलो द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वेशन। प्रेशर इन नाइट्रस बोर्डन गेज ऑलवेज शो वो 750 दिखाएगा PSI।
या 44 बार दिखाएगा. ऑल द लिक्विड नाइट्रस बिकम्स वेपर. 750 psi saturated vapor pressure of nitrous at 20 degree. When all liquid nitrous converts into vapor, Bourdon gauge act as a, फिर वो बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करता, नाइट्रस नहीं करता. ठीक है. प्रेशर गेज ऑन अ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस मेजर ओनली वेपर प्रेशर. As a liquid in the cylinder evaporates, it constantly replaces the gas that is being used and the vapor pressure remains the same. तो ये इसीलिए हमारा जो बोर्डन गेज है ना, जब ये बताया था कि वो वाली जो बना हुआ होता है और आपको प्रेशर मेजर करने के लिए दो चीज़ों को बिल्कुल आप डिफरेंट. प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को रिड्यूस करता है जिसमें 2 चैम्बर बताए थे. ठीक है. और जो वो नीडल बनी हुई है मूव करती है वो आपको बताता है कितना है, प्रेशर बताता है. तो ये बोर्डन गेज कहलाता है. ये बोर्डन गेज आपको बताता रहेगा नाइट्रस का जब तक लेपर सारे उसके लिक्विड ख़त्म नहीं हो जाएंगे. ठीक है. तो ये इसमें बताया कि ऑक्सीजन रिमेन्स. इसमें ये होता है कि देखें जब ये खाली हुआ तो उस पर 0 दिखाएगा, आधा होगा तो वो दिखाएगा. प्रेशर आप देख लें 2000 psi है इनिशियली, देन उसके बाद 950 हुआ वो ही दिखाएगा, और 475 है वो भी दिखाएगा, और फिर 0 पे दिखाएगा. लेकिन नाइट्रस का फुल दिखाता रहेगा. वो आधा भी हो रहा है. अब देखें ना ये कलर चेंज हो रहा है इसका. ये पहले भरा हुआ था, फिर उसके बाद 50% हो गया, फिर भी फुल दिखाएगा. उसके बाद भी वो क्वार्टर हो गया, तब भी फुल दिखा रहा है. और उसके बाद जब लिक्विड ख़त्म हो गया तो फिर वो 0 दिखाएगा. ठीक है. ये वही है. प्रेशर शोन इन बोर्डन गेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ अमाउंट ऑफ गैस इन द सिलेंडर. हेंस द प्रेशर गेज एक्ट एज अ कंटेंट गेज. अच्छा, व्हाट इज़ थर्ड गैस लॉ? गेल उससे क्या होता है एप्लीकेशन? लॉ सारे आपको याद करने पड़ेंगे. क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एप्लीकेशन हाँ हाँ यही होता है ना कि देखें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा. सेफ्टी रिलीफ डिवाइस लगी हुई है सिलेंडर में, लेकिन सिलेंडर भी वो हो सकता है आप आग में डाल देंगे सिलेंडर को तो ज़ाहिर बात एक्सप्लोड हो जाएगा. टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ेगा. तो थर्मामीटर में भी यही होता है कि जब भी हम लोग थर्मामीटर इवन मर्करी का भी लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, उसी से हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर हुआ है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका उसका प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज़ ये होती है सिलेंडर को जल्दी खोलें, ये तो खैर छोड़ दें इसको, और सन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है. इंटरमीडिएट के कंपोनेंट तो रिपीट करें. हाँ हाँ इंडिकेटर हो गया, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म हो गया, ऑक्सीजन फ्लैश हो गया, हाँ मास्टर स्विच हो गया. हाँ और वहाँ तक जाएगा फ्लो कंट्रोल में. ठीक है. तो पाइप ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. और ये प्रेशर गेजेस बताएं. फिर सेफ्टी फीचर ऑक्सीजन सप्लाई इन एनेस्थीसिया मशीन, हाउ दिस डिवाइस वर्क, कैसे काम करते हैं ये सारे. हाँ ऑक्सीजन फेलियर बर्निंग डिवाइस भी होता है, अलार्म बजने लगता है. आपने देखा होगा ना ऑक्सीजन की जब सप्लाई कम होती है तो अलार्म बजने लगता है. वो दूसरा अलार्म होता है डिस्कनेक्शन वाला. ठीक है. एंटी हाइपोक्सिक है, फेल सेफ वेल्व है, सेकंड स्टेज रिड्यूसिंग भी है, ऑक्सीजन फ्लश भी. ये सब चीज़ें इंटरमीडिएट में आते हैं. इनको सबको 4 प्रेशर मिलता है 4 बार का. तो जो ऑक्सीजन फेलियर डिवाइस जो होता है ना वो कब अलार्म बजता है, ये नीचे मैंने गेज रखे हैं, रेड एरिया बना हुआ होता है. जब नीडल वहाँ पहुँचती है तो अलार्म बजने लगता है. तो ये 5 या 7 सेकंड के बाद एक्टिवेट होता है, बजना शुरू होता है. ऑक्सीजन का तकरीबन याद रख लें कि आधा हो जाए. हाँ 200 किलो पास्कल या 2 बार हो जाएगा. 4 बार होना चाहिए, 2 बार के करीब होता है. वो आप स्केल भी देख लें उसमें. तो जब आधा हो जाता है तो वो अलार्म बजने लगता है. उसको हम ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये पहले एक रिची वेसल होती थी जो कि ये मूव मैकेनिज़्म है, लेकिन बहरहाल ये ऑक्सीजन फेलियर वार्निंग डिवाइस है और ये शोर मचाता है. दूसरा एंटी हाइपोक्सिक क्या है? आप नाइट्रस
अब हम ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं कि ऑक्सीजन आप नाइट्रस खोल सकते हैं सिंपल। हाँ विदाउट ऑक्सीजन। हाँ, और अगर खुल रहा है तो कहते हैं मशीन को आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसी वजह से मिसहैप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज़्म ये होता है कि मैकेनिकल भी हो सकता है, न्यूमेट्रिक भी हो सकता है, पैरामेडिक होता है। बहरहाल ये यही होता है कि जब कम हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन तो नाइट्रस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन मोस्ट डाउन स्ट्रीम होना चाहिए ताकि हाइपोक्सिक मिक्सचर ना हाँ, हाइपोक्सी फिर नाइट्रस जाने लगेगी ज़्यादा। ठीक है, और ये फेल सेल्फ वेल भी होता है, प्रेशर सेंसर और ऑक्सीजन फेलियर प्रोटेक्शन भी डिवाइस है, ही डिफरेंट इसके वो काम होते हैं। फिर उसके अलावा सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग डिवाइस फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ़ द ऑक्सीजन सप्लाई टू द एनेस्थीसिया मशीन सडनली ड्रॉप टू 20 psi व्हाट विल हैपन? हाँ, आपका वही बनने लगेगा ना अलार्म। ऑक्सीजन सप्लाई 20 होगा तो इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड तो आपका अलार्म होने लगेगा और नाइट्रस जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन फ्लश देखा है ना आप लोग, बहुत दबाते हैं, तो बताइए क्या है, कितना फ्लो होता है? 25 to 75 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देता है विद द 4 बार प्रेशर। और प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 4 बार और 400 हाँ, psi। वो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, तो वो होता है। उसके क्या हैज़र्ड्स हैं? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो कभी भी इंट्यूबेटेड पेशेंट में आपने फ्लश नहीं दबाना क्योंकि उसको 4 बार मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा और क्या होता है नुकसान? हाँ, मत डाइल्यूट करता है ना जो भी आपके, अगर मेंटेनेंस में जा रहा है पेशेंट, और शुड नॉट बी एक्टिवेटेड, खास में इंट्यूबेटेड पेशेंट में नहीं करना। अच्छा, ये एक सिनारियो है। एट द एंड ऑफ लेप्रोटमी 45-year-old asthmatic patient, oxygen flush is pressed to clear the circuit of residual volatile anesthetic. The patient lung inflation becomes elevated, hypertension। ये तो बहुत आसान है, बैरोट्रामा हो गया ना उसको। What is your diagnosis? नेचुरली आपने एक्टिवेट नहीं करना है क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर जाएगा, उसको बैरोट्रामा होगा तो न्यूमोथोरेक्स होगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स होगा, उसके साथ हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा ना। अच्छा, वैसे ऑक्सीजन फ्लश की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इसके अलावा? अभी आपने बताई ना, एक तो बैरोट्रामा है, हाई फ्लो के साथ होता है, वो हो जाता है। अवेयरनेस भी हो सकती है। ठीक है, और वो भी करता है, अगर लीक है, आपने बार बार दबा रहे हैं तो हो सकता है लीक भी हो रही। ठीक है, इनेबिलिटी टू वेंटिलेट भी नहीं कर सकते आप, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, फंक्शन बताएं फ्लो मीटर का। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ गैसेस, मतलब हम टाइट्रेट कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। हाँ, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना 3 लीटर देना है, 4 लीटर देना है, कंट्रोल करेंगे। मेजर भी कर रहे होते हैं कितना जा रहा है, और इंडिकेट गैस फ्लो। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफिस टाइप, कांस्टेंट प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉबिन इज काउंटर एक्टेड बाय द गैस फ्लो। द कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डिपेंड डिफरेंट फैक्टर्स में होता है। अच्छा, ये जो है ना, अगर आपकी बॉल बनी है तो आप कहाँ से रीडिंग? ठीक है, और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फ्लोट्स होते हैं और मार्किंग्स होती हैं उसके। हाँ, एक तो आपका ये जो है ना नॉब होती है और उसमें नीडल होती है, और आपका ट्यूब आपने बताया है, और बॉबिन होती है, और स्टॉप भी लगा हुआ होता है ऊपर। ठीक है, हाँ, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, एक ट्यूब भी हो सकती है, 2 भी होती हैं। एक ट्यूब के अंदर 1 लीटर आती है, बाकी रिमेनिंग जो है दूसरी उसमें आती है। ठीक है, अब फ्लो को डिवाइड करें। फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड को, ये जो हमारी फिज़िक्स में लेते हैं, उसमें गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, वेपर भी हो सकती है। दैट पासेस पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। अब मुझे लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को बताएं क्या होता है? लेमिनार फ्लो जो है वो ऑर्डरली होता है, पैरेलल में जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लो करते हैं और सेंटर में करते हैं, और टर्बुलेंट जो है वो डिसऑर्डर्ड है, 80s फ्लो करंट्स होते हैं उसमें। और ये ज़्यादातर लेमिनार जो है वो स्ट्रेट ट्यूब्स में जो है वो फ्लो होता है, और
और अगर हाई फ्लो हो जाता है तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और टर्बुलेंट जो है वो कंस्ट्रिक्ट जहाँ पे और ये लो वेलोसिटी में होता है। जब आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपका टर्बुलेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन द फ्लो एट लो वेलोसिटी थ्रू लॉन्ग नैरो ट्यूब इट टेंड्स टू बी ऑर्डर तरीके से जाता है, स्ट्रीम लाइन होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ लैमिनर। लैमिनर फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग प्रेशर। स्टडिंग फ्लो ग्रेटेस्ट होता है इन द सेंटर, एट पेरीफ्री में स्लो होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लैमिनर फ्लो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। बहरहाल लैमिना का लेयर्स बनती हैं, नॉर्मल है, ठीक है। और आपका फ्लो मीटर में बताएं, फ्लो मीटर आपने बताया ना इस तरह होता है, तो नीचे क्या होता है और ऊपर क्या होता है? नीचे नैरो होता है और जैसे जैसे वो मतलब नीचे जो होता है ना आपकी, जब बॉबिन नीचे होती है तो उसका जो एरिया है बिटवीन बॉबिन एंड वॉल ऑफ फ्लो मीटर, तो वो ट्यूब बनता है, ट्यूब बनती है क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, और डायमीटर कम होता है। ऊपर जो है वो आपका ऑफिस बन जाता है क्योंकि आपका डायमीटर बढ़ गया, लेंथ कम हो गई, ठीक है। तो फ्लो मीटर आर टेपर्ड ग्लास ट्यूब। इंटरनल डायमीटर इज नैरोअर इन द लोअर पार्ट एंड वाइडर इन द अपर पार्ट, ठीक है। इन लोअर पार्ट फ्लो इज स्लो, कम होता है ना, और bobbin is near the bottom of the tube and the gap between bobbin and wall of flow meter act like tube. Gas flow is laminar and hence the viscosity becomes the important. और इसमें what is Higgins Poisson law? ये बिल्कुल आप लोग रट लें, हिगिंस पॉइसन लॉ आपसे लिखवाते भी हैं और उसकी एप्लीकेशन पूछते हैं, ठीक है। इन द अपर पार्ट फ्लो रेट बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। द बॉबिन राइजेस फ्लो मीटर, द गैप इन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेज मोर देन द वर्टिकल लेंथ ऑफ फ्लोट और बॉबिन एंड इट एक्ट लाइक अ ऑर्फिस। एट दिस पॉइंट डेंसिटी बिकम्स द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ पर विस्कोसिटी का होता है फैक्टर, यहाँ पर डेंसिटी होती है। तो लो फ्लो में flow is laminar, function of gas viscosity, and Higgins Poisson law states that constant pi है, pressure difference है, radius par to 4 है, viscosity and length। अब मुझे pressure difference की application बताइए। कोई रूटीन आप जब एनेस्थीसिया देते हैं तो कोई एग्जांपल बताएंगे? मैडम जैसे CVT हो गई और IV लाइन हो गई, हम अक्सर जो है वो फ्लूइड रिससिटेशन के लिए आप लोग प्री लोड करते हैं ना सीज़र कराने से पहले, तो ऊपर का जो बैग होता है उस पर आप प्रेशर बैग लगा देते हैं। तो आपने P1 बढ़ा दिया और P2 जो है आपका कैनुला में, तो जब प्रेशर डिफरेंस बढ़ता है तो फ्लो बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है ना, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। रेडियस का तो सबको पता ही है, ट्यूब हमेशा। अच्छा, आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग जो कराते हैं इलेक्टिव न्यूरोसर्जरी, मेरे पास आईसीयू में जितने भी पेशेंट आते हैं ना, अच्छा लंबा चौड़ा आदमी है, उसको 7 नंबर की 7.5 की ट्यूब पड़ी होती, फिर हमें ट्यूब चेंज करनी पड़ती है। क्यों आप लोग क्यों छोटी ट्यूब डालते हैं? ज़्यादातर वहाँ पे मिलती है, यही होती है, यही मिलती है। 0.5 तक जो है ना। अच्छा, देखिए एक 80 kg का है या 70 kg का मेल है तो कितनी चाहिए? 8 से ऊपर जाना, और वो 7 नंबर की ट्यूब पड़ी होती है। अब कितना मुश्किल होता है उसके लिए कि उसमें क्या मकसद होगा, क्या होगा, फ्लो भी कम होगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ सकता है। अगर हमने टी पीस का ट्रायल देते हैं तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, इसलिए हमको चेंज करना पड़ती है। तो कोशिश आप ये करें कि उनसे मांगें कि कम से कम 8 नंबर की मेल की मिल जाए या 8.5 की हो जाए, और फीमेल के अंदर 7 7.5, प्रेग्नेंट वुमेन में ठीक है 7 नंबर की डालते हैं और 7.5 की हो, और उसकी। अच्छा, ये तो रेडियस का हो गया। दूसरा विस्कोसिटी की कोई एग्जांपल बताइए। ब्लड लें और क्रिस्टलॉइड लें, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो कम होगा, और अगर क्रिस्टलॉइड की विस्कोसिटी कम है तो वो तेज़ी से जाता है। और लेंथ का क्या है? हाँ, इसीलिए जो हम 3 काम करते हैं ना एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ, एक तो ये होता है कि आप नहीं, पहले तो आप उसको पैक के अंदर ही रखें, उसको इन्फ्लेट करें ताकि आपका कितना कफ उसका हो सकता फटा हुआ हो, ठीक है, उसको चेक करें। एक काम ये, दूसरा काम ये होता है कि उसकी लेंथ को कम करें,
ठीक है, लेंथ को कम करते हैं और फिर लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है, इलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो हिगिंस पॉइसन लॉ का प्रेशर डिफरेंस की एग्जांपल आपको बता दिए, और लेंथ का भी। अच्छा, जो पेशेंट आता है आपके पास वो भी ये पूछते हैं कि आपके पास अगर CVP से रिससिटेट करेंगे या 16 या 14 गेज के कैनुला से करेंगे। 14 जो है और भी ज़्यादा नहीं, वो है नहीं, CVP का भी अगर फ़र्ज़ करें आपके पास हो 18 गेज का कैनुला, उसको चूज़ करेंगे या CVP को लेंगे, क्योंकि उसकी लेंथ लंबी होगी, लेंथ कम होगी तो फ्लो कम होगा, ठीक है। कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगा। हाँ, लेंथ कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगा। देखिए लेंथ इनवर्स रिलेशन है विथ फ्लो। हाँ, तो CVP की लेंथ बहुत लंबी होती है, वो लंबी है तो फ्लो कम होगा, हाँ फ्लो कम होगा, तो इसीलिए गेज वो जो हमारा कैनुला होता है उसकी लेंथ कम होती है। तो ये इसलिए आप इसकी एग्जांपल याद कर लें, ठीक है। तो यही होता है कि स्क्वीज़ वही IV फ्लूइड का होता है, प्रेशर हम P1 को बढ़ा देते हैं, P2 जो है वो डिफरेंस बढ़ता है दोनों के बीच में, तो फ्लो बढ़ जाता है। रेडियस का भी बता दिया, लेंथ का भी, विस्कोसिटी का। अब इंट्रावीनस कैनुला जो होता है, लार्जर द कैनुला द फास्टर फ्लो होता है, इंक्रीजिंग बाय 4th पावर रेडियस, ये तो रेडियस के हिसाब से। लेकिन फ्लो रेट क्या होता है कि 20 गेज कैनुला का 31 मिल्स पर मिनट, 1 लीटर की जो क्रिस्टलाइड होती है वो 32 मिनट्स एक उसके घंटे में, खाली आधे घंटे में होगी, ठीक है। और अगर 14 गेज का लेंगे दैट इज़ 270, नेचुरली ये तो नेचुरल वो है, वो खाली हो जाएगी 3-5 मिनट के अंदर, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, लॉन्गर कैनुला ऑफ सेम गैज, फॉर एग्जांपल सेंट्रल वीनस कहता है बिकॉज स्लो फ्लो बिकॉज ऑफ लेंथ, जो बताया। अगर आपसे पूछते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों है, तो आप बोलें कि भाई हिगिंस पॉइसन लॉ यही कहता है कि फ़्लो कम हो जाता है, एंड द फ्लो इज़ इनवर्सली रिलेटेड। फॉर दिस रीजन स्टैंडर्ड मल्टी ल्यूमन सेंट्रल वीनस कैथेटर इनएप्रोप्रिएट फॉर रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो CVP इसलिए नहीं डालने की ज़रूरत चाहिए, आपको बड़े गेज का कैनुला लगा दें। अच्छा, ETT एंड एनेस्थेटिक ब्रीथिंग सर्किट्स, एज लॉन्ग एज गैस फ्लो थ्रू ETT लैमिनर रहेगा तो लार्जर द ट्यूब लेस रेजिस्टेंस विल बी देयर टू द फ्लो। स्पॉन्टेनियसली जब ब्रीथ करेगा, अगर नैरो होगा, वही मैंने आपको बोला है कि 7 नंबर का ट्यूब नहीं डालें। अच्छा, एनेस्थेटिक ब्रीथ आर डिज़ाइन टू मेंटेन लैमिनर फ्लो, इट्स पॉसिबल टू रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन अगर वो उसके अंदर कोई भी, जैसे ट्यूब है उसके अंदर सिक्रीशंस आ गई, या ब्रीदिंग सर्किट का जो आप वेंटिलेट कर रहे हैं पानी आ गया या कुछ आ गया, तो नेचुरली उसका डायमीटर भी कम होगा, ठीक है, तो फ्लो पे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ सेलेक्टिंग राइट एंडोट्रेकियल ट्यूब का, ये तो सारे अभी कहानी हो गई है कि मेल के लिए आप कोशिश करें, इन्होंने तो 9 रिकमेंड किया है, 9 तो मिलती नहीं है, 8.5 या 8 हो जाए, फीमेल के लिए 7 या 7.5 है, क्योंकि ये वो फ्लो भी कम करेगा और वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ाएगा। लेमन फ्लो जो होगा 4th पावर रेडियस के हिसाब से इंक्रीज रेजिस्टेंस भी होगी, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग होगा। वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी ज़्यादा, तो फटीग हो सकता है अगर स्पॉन्टेनियस पे दिया है। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस इन एडल्ट एयरवे इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर लीटर पर सेकेंड। विद राइट साइड ट्यूब के साथ वो थोड़ी सी 5 तक बढ़ती है, लेकिन अगर आपने सिक्रीशंस उसके अंदर हैं, इसलिए हम लोग जो होता है ना, अच्छा इसलिए न्यूनेट में अक्सर देखा होगा कि थोड़ी सी भी सिक्रीशंस आती हैं आवाज़ आने लगती है, हम फ़ौरन सक्शन करते हैं उसको, तो वो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, ठीक है। प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रीथ थ्रू 6 मिलीमीटर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 times द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रीथ थ्रू 8 मिलीमीटर ID के साथ। तो टर्बुलेंट फ्लो जो हो, सारी बातें टर्बुलेंट होता है, तो टर्बुलेंट आपने बताया है कि इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब ये ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक बना है, आप मुझे बताएं टर्बुलेंट कहाँ है और लेमिनर कहाँ है? नहीं, ट्रैकिया में क्या है? लेमिनर है। हाँ, तो उसको बताएं क्यों है टर्बुलेंट। अगर ट्रेकिया में, इसमें तो लेबल भी किया हुआ है, वो आ नहीं रहा नज़र, ट्रेकिया में टर्बुलेंट होता है। क्यों टर्बुलेंट होता है? वेलोसिटी बढ़ी हुई है ना, तेज़ी से जा रहा है, और नीचे जो है वो लेमिनर है, बिकॉज वो फ्लो वेलोसिटी कम हो जाती है,
ठीक है। तो लेमिनर फ्लो अगर सर्टन वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर चेंजेस इनटू टर्बुलेंट फ्लो प्रोड्यूसिंग एडिंग करंट्स होती हैं, फ्लो टू हाफ होता है। तो turbulent flow is facilitated by corners, irregularity and sharp angle when air flow at high velocity, especially through airway with irregular wall. Flow is generally disorganized होता है, जैसे एडी करंट आपने बताया वो बनती हैं, and turbulent flow is found। तो ये पूछते हैं कि कहाँ पर है, किस तरह है ये, ठीक है। जैसे नीचे लंग्स में ब्रांचिंग हो रही है बहुत तो ज़्यादा, वेलोसिटी कम हो गई ना, तो वहाँ लेमिनर हो गया। तो ये मेजर डिटरमिनेंट है। हाँ, अगर हाँ वहाँ सिक्रेशन आ रही है, टर्बुलेंस हो रही है, तो फिर नेचुरली टर्बुलेंट हो जाएगा। क्योंकि देखें आपको जो मरमर सुनाई देती है ना, मैं थोड़ा सा उसमें जा रही हूँ, हाँ, तो कार्डियक में अगर आपको सिस्टोलिक मरमर आ रही है या डायस्टोलिक मरमर आ रही है तो वो टर्बुलेंस की वजह से आ रही होती है। हाँ, लेमिनर फ्लो जो होता है ना, उसी तरीके से जब हम बीपी को ले रहे होते हैं यहाँ पर स्फिग्नोमीटर के साथ, तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं, तो आर्टरी को हम ऑक्लूड कर देते हैं, तो खामोशी हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम उसको रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो ब्लड फ्लो शुरू होता है, लेकिन आर्टरी का डायमीटर पूरा नहीं होता, तो उसमें से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो टर्बुलेंट होता है, तो वो शोर मचा रहा होता है, ठीक है, वो आपको आवाज़ आती रहती है। फिर जब वो नॉर्मल ह्यूमन हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी का, तो फिर वो मफल होती है, गायब होती है, उसको हम डायस्टोलिक लेते हैं। तो जो भी होता है वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी ही होती है, और अगर उसका कंस्ट्रक्शन और ये सिक्रेशंस आ रही हैं तब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो टर्बुलेंस के साथ यही होता है कि आपका वर्क और ब्रीदिंग बढ़ सकता है। अच्छा, फ्लो और फिर इसका बता दिया था कि ये वो इसी पे होता है। अच्छा, इसमें एनेस्थेटिक मशीन फ्लोमीटर में, फ्लोमीटर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेबल ट्यूब बॉल बॉबिन होती है। एट हायर फ्लो द बॉबिन मूव अप एंड फ्लोमीटर एक्ट लाइक एन ऑफिस बिकम्स टर्बुलेंट हो जाता है। इन दिस सिचुएशन डेंसिटी अफेक्ट करती है। बस ये याद रख लें कि जब लो फ्लो होगा तो आपकी विस्कोसिटी होगी, और जब ज़्यादा होगी तो डेंसिटी होगी, ठीक है। और ये रेनॉल्ड नंबर एक्सीड 2000 होता है, जो क्रॉस करता है तो फिर हमारा टर्बुलेंट हो जाता है। अच्छा, ग्राम्स लॉ टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? चलें, सही, ओके, चलें इसको बाद में कंटिन्यू कर लें। आप चाय वाय पियेंगे? आप बैठे रहेंगे? हाँ, मुझे पता है, उसने बताया था 1 घंटे के बाद वो हो जाता है। अच्छा, चलो। Yes. चलो, सही। अच्छा, ग्राम्स लॉ टर्बुलेंट फ्लो को हम डिस्कस कर रहे थे। दैट स्टेट के फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट P1 P2, ठीक है, एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी। बस ये डेंसिटी का फैक्टर होता है टर्बुलेंट पे, और उसमें वो होता है, ठीक है, ये तो यही है। अच्छा, अब ये बताएं कि कैरोटिड प्लाक में आपको ब्रूई क्यों मिलती है? टर्बुलेंस फ्लो होता है ना। हाँ, अब तो समझ में आ गया ना कि ब्लड फ्लो वेसल इज़ यूजुअली लेमिनर होना चाहिए, नॉर्मल, बट देयर इज़ डिसरप्शन ऑफ फ्लो, एज शार्प बेंड होता है या नैरोइंग होती है, इसके अंदर वो बन जाता है एथ्रोमा। इन केस ऑफ कैरोटिड एथ्रोमा, एज अ ब्लड फ्लो पास द प्लाक इट बिकम्स टर्बुलेंट एंड दैट इज़ ऑडिबल एज अ ब्रूई, ठीक है। What are the problems with flow meter? Static electricity. Sticking. स्टिकिंग ऑफ द नॉब्स हो जाता है, या ब्रेक हो जाती है, ब्रेक आ जाती है। उसको सीधा रखते हैं, ख़ासतौर पे पोर्टेबल मशीन जो होती है उसको सीधा रखते हैं आप, क्योंकि उसमें हो सकता है जो रखा हुआ है ओटी में वो तो नहीं होगा प्रॉब्लम। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, डर्ट है, सर्विसेज होनी चाहिए, बैक प्रेशर भी होता है, लीकेज और क्रैक होता है। तो सेफ्टी फीचर क्या होते हैं? नॉब्स, कलर नॉब्स होते हैं, ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन की ब्लॉक डिफरेंट होती है। लाइट चली गई। ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और इट कंबाइन लास्ट पे होता है आखिर में, अगर नहीं करेगा तो क्रैक जो होगा उसमें से लीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या अफेक्ट होता है फ्लो मीटर? कुछ फ़र्क होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर सपोजिंग अगर सियाचन में या ऊपर जाकर
मॉनिटरिंग में एनेस्थीसिया देना है तो फ्लो मीटर में कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाई फ्लो में क्या होगा? हाँ, तो वहाँ ऊपर जाके डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी अफेक्ट व्हेन द हाई फ्लो, क्योंकि विस्कोसिटी अफेक्ट करती है लो फ्लो पे, ठीक है। तो फ्लो मीटर आर यूजुअली कैलिब्रेटेड फॉर 60 मिलीमीटर से मर्की वो होता है। और इन हाई एल्टीट्यूड एरिया जहाँ पे प्रेशर इज़ वेरी लो, द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज बट विस्कोसिटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. At higher flow depends on the density as per gram. For turbulent flow, inversely related flow to flow. तो flow is inverse relation. अगर density कम हो जाएगी तो flow बढ़ जाएगा, तो फिर हमें ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, why would you not use connector and sharp curves? नहीं होने चाहिए हमें ब्रीथिंग सर्किट में। हाँ, फ्लो उसमें टर्बुलेंट हो जाएगा ना। शार्प बेंड कन्वर्ट टर्बुलेंट फ्लो एज अ रेनॉल्ड नंबर जो है ना दैट एक्सीड मोर देन 2000. दिस विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो. एवरी पीस ऑफ एनेस्थेटिक इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ डायमीटर शेप कनेक्टर, इसीलिए ज़्यादा उसके एंगल भी नहीं होने चाहिए. वाइड बोर्ड एंड कर्व रादर देन शार्प कर्व. अच्छा, एक ऑक्सिलरी आपकी नई मशीन में लगी हुई है, वो क्या होता है? ये देखा हुआ ना, साइड पे लगा हुआ होता है। तो ये अगर लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो तो 10 लीटर तक है ऑक्सीजन का, और इसमें ज़्यादा है 15 लीटर तक है। इसका मकसद क्या है, क्यों लगा है? इस्तेमाल करते हैं आप लोग? यहाँ की मशीनों में है? ट्रॉमा में है ना, ट्रॉमा में है आई थिंक। हाँ हाँ, और हाँ, तो इसमें ये होता है कि अगर आपने मास पे रखना है या मतलब दे रहे हैं ऑक्सीजन, ज़रूरी नहीं है कि मशीन के फ्लोमीटर से आप दें, इसमें से दे सकते हैं। तो व्हेन ऑक्सिलरी एयर ऑक्सीजन मिक्सचर इज़ यूज्ड व्हेन लो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड इज नीडेड टू डिलीवर नेजल कैनुला है या फायर, बहरहाल ये होता है मौजूद, ऑक्सिलरी कहलाता है। व्हाट आर द सेफ्टी फीचर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन? जल्दी जल्दी करें, 1 घंटे में बंद कर देंगी ये। मैंने कहा आप 1 घंटे में बंद कर देंगे, अब चलेगा? सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं? वही जो अभी बताइए ना, कलर कोडेड है, आपका फ्लोमीटर भी है, गेजेस भी कलर कोडेड हैं और टच कोडेड है फ्लोमीटर के अंदर, और लास्ट गैस ज्वाइन होती है और मॉनिटर करते हैं। एनालाइज़र होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड गिर जाएगी और ऑक्सीजन अगर कम होगी, ठीक है। और पिन इंडेक्स सिस्टम है, ये सारे आप याद कर लें सेफ्टी फीचर पूरी मशीन के होते हैं। अच्छा, a healthy 45-year-old woman present for total abdominal hysterectomy to be done under general anesthesia. After denitrization with 100% oxygen, anesthesia induced with propofol. The patient paralyzed with suxa and easily intubated. Nitrous and isoflurane are added. Desaturation occurs quickly despite normal end-tidal, मतलब breathe हो रहा है, clear bilateral breath sounds and normal blood pressure. The oxygen analyzer read 14%. The flow meter revealed delivery of 5 liter nitrous and 0.8 liter of oxygen. तो क्या हुआ है प्रॉब्लम? हाइपोक्सिक मिक्सचर मिल गया है ना पेशेंट को, और ये होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम, यानी कि अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो नाइट्रस को गिर जाना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर टू द पेशेंट. प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोपोर्शनल सिस्टम डज नॉट डिलीवर मिक्सचर ऑफ 75% नाइट्रस और 25% ऑक्सीजन नहीं होगा, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको रिकग्नाइज में उन्होंने यही बोला है कि जब हम चेक लिस्ट करते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम को भी चेक करना चाहिए, मतलब आप बंद करके देख लें। और इसकी मैनेजमेंट क्या होगी कि नेचुरली अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करते हैं? हम लोग तो हमेशा मैनुअल ले लेते हैं उसको उसमें, ठीक है। तो और प्रिवेंशन में यही होता है कि जैसे ऑक्सीजन एनालाइज़र उन्होंने बोला है चेकलिस्ट में, इसमें भी चेकलिस्ट में होना चाहिए। अच्छा, अभी डेफिनेशन जल्दी से बताएं। लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होती है?
हीट रिक्वायर्ड, एल से याद कर लें, लिक्विड इनटू वेपर, कम फ्रॉम लिक्विड या एनवायरनमेंट से आती है। दिस इज़ अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज करने के लिए लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वेपराइजर करना है। थर्मल कंडक्टिविटी ये सारी चीज़ें होता है आपके वाइवा में भी हो सकता है और उसमें भी होता है, टोक्स में। वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, latent heat, तो specific heat, quantity of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade more than specific heat of substance, more heat it will gain lose due to the net change. Thermal conductivity measure how fast a substance transmit heat. High thermal conductivity required in a vaporizer. ठीक है, वेपर प्रेशर आपने क्या बताया? जो भी वेपर के प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर होगा। और सैचुरेटेड होगा अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है कि वो जा रहे हैं वेपर में, वेपर से वापस आ रहे हैं लिक्विड में, तो वो सैचुरेटेड होगा। व्हाट इज सॉलिबिलिटी? ये आप पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। सॉलिबिलिटी, एफिनिटी ऑफ अ गैस फॉर मीडियम, फॉर एग्जांपल ब्लड और फैट टिश्यू। प्राइमरी फैक्टर इसका ये होता है कि जो भी हमारी वो है वोलेटाइल एनेस्थेटिक, अगर वो ज़्यादा सॉलेबल होगी तो वो पार्शियल प्रेशर नहीं डेवलप कर सकेंगे, तो उसकी पोटेंसी कम होगी। समझ में आई? FA एल्वुलर, उसका पार्शियल प्रेशर बनना चाहिए और इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो मोस्ट इनसॉलेबल ड्रग क्विकर वर्क, ठीक है। अब ये देख लें कि आप मेथॉक्सीफ्लोरिन अब तो हम इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हेलोथिन की पोटेंसी कम है, हाँ वो सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। और नाइट्रस को या डेस्फ्लोरिन को ऊपर देखें तो उसकी जो है ना वो हाँ कम है, ठीक है। पार्टीशन कोएफिशिएंट ये दो उसका होता है, मतलब ब्लड गैस का वो भी कर सकते हैं। ये आप देखें, इसका मकसद ये है कि जो हमारी ब्लड गैस का जो है वो डेस्फ्लोरिन का 0.42 है, ठीक है। तो ये पोटेंस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर जैसे हेलोथेन का 2.3 है इसके पार्टीशन कोएफिशिएंट, सही है। तो ये जो होगा 2.3 इन द ब्लड एंड 1 इन द एल्वुलाई। लेकिन अगर नाइट्रस को देखें, उसका नाइट्रस का जो है दैट इज़ 0.47, यानी कि 0.47 इज़ इन द ब्लड एंड 1 इन द नाइट्रस, उसमें एल्वुलाई में, ठीक है। तो जो ज़्यादा ब्लड में होगा वो ज़ाहिर बात है उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। ये पार्टीशन कोएफिशिएंट 2 कंपार्टमेंट को लेना है, ठीक है। तो लार्जर ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, मोर सॉलिबिलिटी, ग्रेटर अपटेक बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन टू डिक्रीज एल्वुलर टू इंस्पायर्ड शो एंड स्लो इंडक्शन। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वो इंटर वाली फिजिक्स नहीं है, या बताएं बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द वेपर प्रेशर, अब हम फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हेन द वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? क्यों इसका देखें रीज़न, ये तो खैर बॉइलिंग पॉइंट से पूछें। बेसिकली डेस्फ्लोरिन रूम में बॉयल होने लगती है, क्यों? उसका वेपर प्रेशर 664 है, दैट इज़ नियर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When the vapor pressure is equal to atmospheric pressure, वो बॉयल होता है, तो इसलिए ये रूम में बॉयल हो जाएगी। 23 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सही है। तो इसीलिए जो डेस्फ्लोरिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप पार्ट 2 के ट्रेनी है या MCPS? हाँ FCPS हैं, तो ये डेस्फ्लोरिन का भी पूछ सकते हैं। हाँ हीट करते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो ये प्रेशर इसीलिए बढ़ाते हैं कि वैसे ही ऑलरेडी उसका वेपर प्रेशर जो है ना वो बॉयल हो जाएगा रूम में, तो इस वजह से करते हैं।
ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के उसके पता होने चाहिए। ये सिंपल मैंने इसका डेस्फ्लोरेंट का किया है कि वो बॉयल होती है रूम में, बॉइलिंग पॉइंट 22 या 0.8 या 23 होता है, और इसका वेपर प्रेशर इज़ अबाउट 664 है, नियर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस इसको ये याद कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब अगर वेपर प्रेशर होगा तो वो बॉयल होगी, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। व्हाट इज़ क्रिटिकल आपने बताया था? हाँ, critical is the point above which gas cannot be liquefied no matter how much pressure is applied। ठीक है, above critical temperature nitrous जो होती है that obeys Boyle's law को करती है, क्योंकि Boyle's law वॉल्यूम डिक्रीजेज इन प्रेशर। अब ये बना हुआ है, आप ये देखें 36.5 का जो बना हुआ है दैट इज़ अ क्रिटिकल। इस पे जो प्रेशर है वो मिल रहा है तकरीबन 73, ठीक है, ये क्रिटिकल प्रेशर कहला रहा है, ठीक है। और उसके नीचे 20 पे जो है 52 है, तो ये होता है क्रिटिकल प्रेशर इज़ 73 बार, नाइट्रस इज़ लिक्विड होता है, इसके नीचे जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। एज लिक्विड अनकम्प्रेसिबल सो डिक्रीज इन द वॉल्यूम लीड टू ड्रास्टिक इंक्रीज इन प्रेशर एट 20 डिग्री व्हेन द नाइट्रस कंप्रेस सम लिक्विफाई एट 52 पे इसका प्रेशर होता है। फर्दर रिडक्शन, इसको बस समझ लें ये कि अगर ऊपर जा रहा है 36.5 से ऊपर क्रिटिकल से, तो ये गैस फॉर्म में होगी, और नीचे जो होगी लिक्विड और वेपर के फॉर्म में होगी, ठीक है। अच्छा, सूडो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो चेंज हो जाता है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो एंटोनॉक्स में क्या होता है कि 50% ऑक्सीजन एंड 50% नाइट्रस होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का -118 है और नाइट्रस का जो है वो 36 या 37 है, ठीक है। जब दोनों गैसेस मिक्स होती हैं सिलेंडर में तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है मिक्सचर बिकम्स -6 एंड दिट इज़ फॉल्स है, मतलब ये उस वक्त तक है जब तक मिला हुआ है। So it is called pointing effect and a mixture will remain at the gas temperature. This critical temperature is called pseudo critical temperature, ठीक है। अब consequences क्या होते हैं? In very cold environment वो अलग हो जाती है gases, तो hypoxic mixture मिलने के chances हैं। अगर यहाँ पे नहीं होगा मसला, क्योंकि वो फॉर्म में होगी इसमें एट या बिलो -6, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बन गया है ना ये। -6 से अगर नीचे होगी तो ऑक्सीजन इन गैशियस फेज में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रस, वो लिक्विड में भी होगी। तो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो शुरू में उसको ऑक्सीजन सारी मिल जाएगी, फिर हाइपॉक्सिक मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका हम वो क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें माइनस अलास्का में वगैरह में काम कोई कर रहा है, हाँ, उसको हीट कर सकते हैं और टिल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लेते हैं, कुछ प्रिकॉशन सेफ्टी भी लेते हैं। उसका जो कलेक्टिंग ट्यूब है उसको बिल्कुल लिक्विड के करीब कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड अगर ऊपर हो जाएगा तो वो सील बन जाएगी, फिर मज़ीद गैस उसको पेशेंट को नहीं जाएगी, ठीक है। और दूसरा यही होता है कि उसको हीट करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट पार्ट 2 वालों से पूछ सकते हैं। ये एक पॉइंट होता है जिसमें ये तीनों फेजेस एक मौजूद हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड फेज और वेपर। और क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उसमें जो है वो हमारा क्रिटिकल प्रेशर इज़ द प्रेशर जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे अप्लाई होता है, और क्रिटिकल पॉइंट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मटेरियल कैन एग्जिस्ट इन वेपर लिक्विड। थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। अच्छा, what is critical temperature and boiling point of oxygen and nitrous? बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का याद कर लें, इसलिए कि हम VI टैंक को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। -118 बॉइलिंग पॉइंट 183 है, क्रिटिकल टेम्परेचर 119 या 118 होता है एट द रूम टेम्परेचर। अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज गैस, इसीलिए हमें गैस फॉर्म में मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। और साइज़ को तो पता ही है, D है। नाइट्रस का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट -88 है और मॉलिक्यूलर वेट 44 है और क्रिटिकल टेम्परेचर 36.5। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी होंगी। अब बताइए वेपोराइज़र का क्या काम होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं?
क्या बोल रहे हैं? vaporizes liquid हाँ, water agent. वेपराइज़र एक तो लिक्विड एनेस्थेटिक को चेंज कर रहा है वेपर में, आपकी जो ना लिक्विड फॉर्म में आती है ना आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन, सब उसको कन्वर्ट कर रहा है एक। दूसरा, कंट्रोल अमाउंट ऑफ दिस वेपर फ्रेश गैस में डाल रहा है, तो वो उसको हम परसेंटेज के हिसाब से कर रहे होते हैं कि 5%, 2% जो भी रखते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ वेपराइज़र कितने होते हैं? टू टाइप्स Random bypass wave दो type के, variable bypass wave हम्म, के फिक्स बाईपास होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। हाँ, इसको क्लासिफाई कर लें, वेरिएबल बाईपास है और मेजर्ड फ्लो है। ठीक है, वेरिएबल बाईपास जो है वेपराइज़र अगेन डिवाइडेड इनटू टू, प्लेनम एंड ड्रॉवर। ड्रॉवर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको हिस्टोरिकली पता होना चाहिए। गोल्डमैन होता था, OMV होता था, ऑक्सफोर्ड मिनिएचर वेपराइज़र, EMO एप्स्टेन मैकिन्टॉश ऑक्सफोर्ड होता था। और मेजर्ड फ्लो का ये कॉपर कैटल हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अब टेक्स 6 को कर रहे हैं, दैट इज़ अ मेजर्ड। अब क्या फ़र्क है वेरिएबल में? एक pressure flow होता है हमारे, देखिए, जो भी आपकी फ्रेश गैस फ्लो आ रही है वो दो में स्प्लिट होगी, एक वेपराइजिंग चेम्बर में जाएगी, एक ऊपर बाईपास में जाएगी, यही फ़र्क है इसके अंदर। तो बाय हैविंग एडजस्टेड प्रोपोर्शन होती है। स्प्लिटिंग रेशियो क्या होता है? amount of anesthetic हाँ। कितना split होना है। तो कैरियर गैस एंटर, अब ये डायग्राम में आप देखें, ए पे गैस, कैरियर गैस एंटर हो रही है, ए में स्प्लिट हो जाएगी 2 स्ट्रीम, 1 पास बाईपास पे ऊपर जाएगी और नीचे जो है वेपराइजिंग चेम्बर में जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई फ्रेश गैस फ्लो स्प्लिट नहीं हो रहा, मेजर्ड फ्लो के अंदर वो अलग से जा रही है। ठीक है, और वेपराइजर चेम्बर में जो जा रही है वो अलग जा रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल पहले कॉपर केटल होती थी, अब हम टेक्सिस का बताएंगे। ये डिफरेंट टाइप, हिस्टोरिकली मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे ड्रॉवर हैं और ये डिफरेंट टाइप के हैं। ये वाला OMV है और ये EMO है। अब हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं दैट इज़ प्लेनम। ठीक है, प्लेनम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन विच मीन्स फुल। ठीक है, व्हेन अ कैरियर गैस पुश थ्रू द वेपराइजर एट हायर देन एम्बियर, हाई रेजिस्टेंस होती है टेक में, ये वेरिएबल बाईपास फ्लो है, गैस एंटर वेपराइजर स्प्लिट इनटू, मेजॉरिटी गोज बाईपास में जाती है और कुछ जो होती है वेपराइजिंग चेम्बर में। सम एंटर वेपराइजिंग चेम्बर, सैचुरेटेड पिकअप करेगा वेपर्स को एंड देन कंबाइन विद द बाईपास गैस के साथ। और स्प्लिटिंग रेशियो इज़ प्रिंसिपली रेशियो होता है दोनों का, कितनी उधर जा रही है और कितनी उधर जा रही है। ठीक है, मेजर्ड फ्लो में मैंने बता दिया था कि स्प्लिट नहीं होता, वो अलग से आती है, सेपरेट इंडिपेंडेंट स्ट्रीम वेपर कैरिंग गैस दैट एडेड टू फ्रेश फ्लो टू डिलीवर एक्यूरेट एजेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ओमेडा टेक 6 है। ठीक है, और उसके अलावा कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शनली? फंक्शनली एक तो ये है कि वेरिएबल है, मेजर्ड फ्लो है, फिर फ्लो ओवर है, बबल इंजेक्शन है, टेम्परेचर कंपनसेशन कैसे है, बायोमेटेलिक बेलो से हो रही है, एजेंट स्पेसिफिक है, इनसाइड आउट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ क्लासीफाई करते हैं, लेकिन वो वाली क्लासिफिकेशन आसान है कि आप उसमें कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट अपॉन आउटपुट ऑफ वेपराइजर? और flow rate, फ्लो रेट और टेम्परेचर, calibration. तो फ्लो रेट पे भी होता है। ठीक है, टेम्परेचर आपने बताया है, बैक प्रेशर भी होता है, कैरियर गैस कॉम्पोजिशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी फ़र्क होता है। ठीक है, अब फ्लो रेट का क्या होता है? फ्लो वेपराइजर फ्लो डिपेंडेंट होता है, हायर द गैस फ्लो लेस टाइम, जारी बात ज़्यादा फ्लो करेंगे तो पिकअप कम करेगा, लेकिन फ्लो स्टेबिलिटी को भी उन्होंने ओवरकम कर दिया है। जैसे जैसे मॉडिफाई हुए हैं ना डिफरेंट नए वेपराइजर्स, तो इंश्योर उसने विक्स डाल दी है। विक्स क्या होती हैं? जैसे एक दिया होता था ना, देखते ना कि कॉटन लगाते थे और नीचे कैरोसिन का ऑयल होता तो वो सोक कर लेता था, तो इसी तरीके से ये वोलेटाइल को वो कर लेता है, विक्स होती हैं। यूजिंग कांस्टेंट फ्लो एंश्योर वेपराइजिंग चेम्बर साइज़ को भी चेंज किया है। तो अब ये देख लें कि इन्होंने ये जो है ना विक्स लगाई है, विक्स ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया है जहाँ से वो पिकअप करेगा। ठीक है, ये विक्स का वो बनी हुई है पिक्चर जो कि OMV के अंदर होती है।
और बैफल्स भी होती हैं। ये तरीक़ा होता है कि वो विक्स को बढ़ाया है, काउल होता है, बाउल बॉटल हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बबलर होते हैं, बैफल्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का क्या है? अब फ़्लो का जो मैं बता दूं कि ये जो फ़्लो है हमारा तकरीबन 0.25 से लेके 15 लीटर तक कोई मसला नहीं होता। ठीक है, 0.25 का मतलब ये कि 250 लीटर से हम कर रखते ही नहीं हैं फ़्लो को, फ्लोमीटर में इतने से कम नहीं रखते। अगर इससे कम करते हैं या ज़्यादा 15 लीटर का तो उससे ज़्यादा होता नहीं है, तो अगर वो करते हैं तो फ़र्क थोड़ा पड़ जाता है। टेम्परेचर का भी इन्होंने कहा है कि 2035, उसमें भी मॉडिफिकेशन उन्होंने कर ली कि मॉडर्न वेपराइज़र आर मेड ऑफ अ सब्सटेंस। एक तो उसका जो मटेरियल लिया है दैट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। अब फिर कोई बताएगा हाई स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? हाँ हाँ, और थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, तो ये इन्होंने कॉपर जो होता है ना वो हीट को मतलब एक तरीक़े से स्टोर कर लेता है, और फिर जब लिक्विड कोल्ड हो रहा होता है तो उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, ये आप देख लें कि टेम्परेचर जब सही है तो वेपर्स जा रहे हैं पिकअप करके, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ कम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे टेक्स्ट सीरीज़ में अब ऐसा उन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, लेटेंट हीट वेपराइजेशन उन्होंने बढ़ाई है, और कंडक्टिव मटेरियल ये क्या हाई स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी वाले। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वेपराइजिंग चेम्बर इज़ सराउंडेड बाय द मेटल, कॉपर वगैरह का भी जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, देयरफॉर एबल टू एफिशिएंटली ट्रांसफर हीट फ्रॉम सराउंडिंग एयर इन एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये जो ग्रीन बने हुए हैं ये बाहर से हीट को अपने स्टोर कर लेगा, और जब कोल्ड होगा वोलेटाइल तो उसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये दे रहा है येलो एरो। व्हेन द एनेस्थेटिक एजेंट स्टार्ट टू कूल द मेटल नाउ डोनेट हीट, येलो एरो जो है मिनिमाइज द टेम्परेचर ड्रॉप। लेकिन बट मेटल केसिंग कैन नॉट गिव अप, इंडेफिनिटली नहीं कर सकता। फिर और दूसरे मेजर्स भी इन्होंने लिए हैं। व्हेन द वेपराइजर टर्न नेक्स्ट केस से पहले वो एब्जॉर्ब हीट कर लेगा और फिर डोनेट करेगा। ठीक है, ये जो हमारी होती थी, अब इन्होंने जो किया है कि एक बाय मेटल स्ट्रिप रखी है। वो क्या होती है? बाय मेटल स्ट्रिप भी लगाई है, हाँ, और मेटल रॉड भी होती है और दूसरे बेलोज भी होते हैं। लेकिन ये जो बाय मेटल स्ट्रिप है इसमें क्या होता है कि मॉडर्न वेपराइज़र जो टेक्स सीरीज़ वाले हैं उन्होंने एडजस्टमेंट इस तरह की है कि दो मेटल्स विद डिफरेंट डिग्री ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिए, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंट पे। ठीक है, तो ग्रीन मेटल जो होती है वो एक्सपेंड कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मोर देन द रेड मेटल। तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जहाँ पर फ़्लो आ रहा है वेपराइज़र में उसमें मूव कर जाएगी, तो मज़ीद फ़्लो आ जाएगा वेपराइज़र के लिए। बायोमेटेलिक फिक्स टुगेदर व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स द ग्रीन मेटल कॉन्ट्रैक्ट मच मोर देन द रेड मेटल because they are fixed together, they cannot contract independently. Instead, the green metal tries to drag the red metal and causes bend in the vaporizer. ये देख लें कि वेपराइज़र में ज़्यादा फ्रेश गैस का फ्लो आएगा। ठीक है, in such a way कि when the temperature vaporizing chamber drop, bimetallic bends and moves away, reduces the resistance to flow and thus more flow occur into vaporizing chamber, thus opening closing output aperture vapor chamber, compensating for decrease in vaporizing a lower temperature while more fresh gas enter into it. ठीक है, लेकिन ये मेटेलिक बायोमेटेलिक स्ट्रेप उन्होंने रखी थी टेक्स 2 के अंदर वेपराइजिंग चेम्बर में। उसके बाद उन्होंने टेक 3, 5 और 7 में जो है ना वो उन्होंने बाईपास में रखी है। ये आगे दिखाएंगे कैसे काम कर, लेकिन बेसिकली ये फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये होते थे, ये बने हुए होते थे जो बेलोज होते थे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते थे जब टेम्परेचर होता है ताकि ज़्यादा एंटर हो जाए। ठीक है, और ये बेलोज का है, और दूसरी रॉड भी होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे हैं वेपराइज़र उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है, प्रेशर का क्या होता है?
positive pressure causes back pressure that may be transmitted to vaporizing chamber. अब उन्होंने modification कर दी है, लेकिन pressure आता था, तो वो ज़ाहिर बात है उसमें क्या होगा. देखें, ये इसमें डायग्राम में बनाया है कि जैसे ही आप बैक दबाया, फर्स्ट करें आपने मैनुअली कर रहे हैं उसको, बैक दबाया तो पीछे प्रेशर जाएगा. प्रेशर जाएगा आपके वेपराइजिंग चेम्बर जो नीचे है और बाईपास में भी, तो वहाँ पे जो फ्रेश गैस फ्लो आ रहा है वो उसके मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे. ठीक है, जब कंप्रेस होंगे तो फिर जब आप रिलीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो ये डायग्राम में देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही आपने दबाया है तो प्रेशर जा रहा है, दोनों में, बाईपास में भी और वेपराइजिंग चेम्बर में, सारे मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए. जब वो कंप्रेस होंगे तो नेचुरली उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो पिंक हो गए, यानी कि उन्होंने पिकअप कर लिए सारे वेपर्स. ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप रिलीज़ कर देंगे तो वो फैलेंगे, फिर वो बाईपास में भी एंटर हो जाएंगे. तो बाईपास जो है ना वो कंटेमिनेट हो जाएगा. फिर लास्ट वाले पिक्चर में आप देख लें कि हायर कंसंट्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो बाईपास से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है. ठीक है, तो ये लेकिन अब नए वेपराइज़र में नहीं है ऐसा. क्यों नहीं है? इसको जो कहते हैं ना पंपिंग इफ़ेक्ट कहते हैं. ये एक्चुअली पंपिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है लो फ्लो में. ठीक है, लो फ्लो के अंदर होता है पंपिंग इफ़ेक्ट. तो ये pumping effect increases the delivered concentration of anesthetic agent, pulsatile back pressure increase output especially with older vaporizer at low flow. ये टेक 2 तक होता था, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया. कैसे ख़त्म किया है कि साइज़ ऑफ वेपराइजर चेम्बर को भी चेंज किया है, एनेस्थीसिया मशीन में भी चेंजेस किया. क्या किया है कि चेम्बर का साइज़ जो है ना वो इक्वल कर दिया, ताकि इक्वली वो कंप्रेस हो और उसमें नहीं जाएं, बाईपास में नहीं जाएं. सो गैस कंप्रेस और एक्सपेंड इक्वली, गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर इक्वल. तो दे हैव कंस्ट्रक्टेड बाईपास चेम्बर एंड वेपराइजिंग चेम्बर ऑफ इक्वल वॉल्यूम. एक तो ये किया है. दूसरा इन्होंने किया है कि इनलेट ट्यूब लॉन्ग कर दी. इनलेट में जहाँ से फ्रेश गैस फ्लो एंटर हो रहा है वो लंबी कर दी ताकि वो बाईपास में नहीं जाए. ठीक है, तो when the back pressure suddenly released during expiration, the extra gas in the vaporization suddenly expand. With long inlet tube, extra gas containing vapor expand into the inlet and does not reach the bypass. तो ये इन्होंने टेक 3 के बाद कर दिया है. ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कर दिया. फिर उसके बाद रेजिस्टेंस भी बढ़ाई हुई है. आउटपुट जहाँ से जा रही है वहाँ पर वो ये नहीं है कि प्रेशर कम जाएगा, प्रेशर नहीं जाएगा. या वन वे वेल्व भी लगा दिया है कि वो एक वन वे है कि वेपराइजर से निकलेगा, वहाँ से नहीं आएगा. ठीक है, ये मॉडिफिकेशन सारी कर दी हैं. टेक 2 में ये सारे प्रॉब्लम्स थे, फिर टेक 3 से ये ख़त्म हो गए. ठीक है, अच्छा एक और होता है, ये पूछते हैं व्हाट इज़ अ पंपिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेशर इफेक्ट. प्रेशर इफेक्ट होता है हाई फ्लो में, लेकिन इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता. इसमें ये होता है कि नेचुरली हाई फ्लो में है वो पिकअप, जैसे उसने वेपर्स किए हैं, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो लोअर कंसंट्रेशन होगी. तो नेट रिजल्ट इज़ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि हाई फ्लो है, उसने पिकअप कब किए हैं. एनेस्थेटिक वेपराइजर दिस इज़ अ माइनर. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे उसका पूछ सकते हैं. पंपिंग इफेक्ट जो है ना, जब आप पंप कर रहे हैं, दबा रहे हैं ना बैक को, तो वो पूछ सकते हैं. इसका इतना इफेक्ट नहीं होता. कैरियर गैस का क्या होता है? ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, फिर आप नाइट्रस ऐड कर रही है, कोई फ़र्क पड़ेगा? Vaporizer calibrated with oxygen as carrier gas. When it switched to nitrous, the vapor output fall होती है and then rises again slowly to steady state. This sharp fall is attributed to solubility of nitrous and volatile. लेकिन इसकी solubility बहुत कम है. The steady state with nitrous as a carrier gas different for various vaporizer. तो ये transient होता है, थोड़ी देर के लिए होता है. What is Dalton law of partial pressure? मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर आपको मिल रहा है, अगर अकेली गैस भी होगी तो वही प्रेशर होगा. तो इसकी एग्जांपल जो है ना, एटमॉस्फेयर को ले लें. एटमॉस्फेयर में क्या है कि 78% नाइट्रोजन. ठीक है, अब 78
परसेंट है तो उसको 100 से आप डिवाइड करें और 760 से मल्टीप्लाई करें तो उसका पार्शियल प्रेशर 600 बनेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 21% है, 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 760, 159 उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी है 0.04, वो बनेगा 0.3 ह्यूमिडिफिकेशन का है। तो ये सारे प्रेशर को पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो वही होगा जो एटमॉस्फेरिक होगा। तो Dalton law of partial pressure exerted by the mixture of gases equivalent to the sum of their individual pressure or partial pressure. Partial pressure is a pressure exerted by one gas in a mixture of gases, or in a mixture of pressure exerted by each gas is same as that would exert alone occupied the container, ठीक है। अगर अकेली हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन होती तो उसका भी वही होता 760 प्रेशर, और अगर ऑक्सीजन होती तो वो भी होता, लेकिन ये सारी मिलके जो है ना वो भी 760 बन रहा है, ठीक है। अब ये सवाल इसलिए मैंने किया है डाल्टन का कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन टेक 5 या 7 में और 6 में, कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर ऊपर जाके आप दे रहे हैं एनेस्थीसिया? ये सारे एग्ज़ाम के सवाल मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, बताएं कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट वेरिएबल बाईपास आउटपुट एज मेजर्ड बाय, उसकी वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ सकती है लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर पे इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि नहीं करेगा कि ये आप देखें होता क्या है कि देखें ऊपर यहाँ पर सी लेवल पे 760 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आधा हो गया यानी कि 380 हो गया, चूँकि उसका वॉल्यूम परसेंट बढ़ गया, अगर आपने 2% पे सेट किया है तो वो 4% हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंट बढ़ रही है उसकी लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर आधा हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई विद 760 100 वो 15.2 बनेगा, और अगर वो वॉल्यूम परसेंट बढ़ रहा है तो 4 मल्टीप्लाइड विद 380 ओवर 100 तो वो भी उसको, तो पेशेंट को जो है ना कोई फ़र्क नहीं होगा। समझ में आई? क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर पे फ़र्क नहीं है, वॉल्यूम परसेंट बढ़ रहा है। समझ में आई? ठीक है। लेकिन दिस डज नॉट अप्लाई डेस्फ्लोरेन। क्यों? ऑलरेडी हमने उसका डबल प्रेशर कर दिया है ना, क्योंकि वो बॉयल होती है ना, उसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर 664 है तो उसको हमने डबल कर दिया है ना, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। उसमें नीचे वाली इक्वेशन देख लीजिए कि अगर वो उसका वॉल्यूम परसेंट बढ़ रहा है 2 से लेके 4 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रेशर जो है वो हमने बढ़ा दिया है 760 को 11520 कर दिया, तो उसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो 30.4 है। लेकिन चूँकि ऊपर जाकर हाई एल्टीट्यूड में वो आधा हो गया 380, तो वो कम मिलेगी, तो डेस्फ्लोरेन पे फ़र्क होगा। आपका जवाब यही होगा कि टेक सीरीज़ में नहीं फ़र्क होगा क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम परसेंट बढ़ेगी लेकिन पार्शियल प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन डेस्फ्लोरेन का चूँकि हमने प्रेशर बढ़ाया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन में आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि उसमें फ़र्क होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो डेस्फ्लोरेन में नीड टू डायल अ हाई कंसनट्रेशन हाई एलिवेशन टू अटेन सेम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दी कैसे काम करता है ये टेक 7 है, यहाँ है टेक 7 नहीं है। चलें, यही वाली बात है ना कि वेरिएबल बाईपास है, आपकी जो इनलेट से जो गैस आ रही है 2 में स्प्लिट हो रही है, एक वेपराइजिंग चेम्बर में जा रही है, एक बाईपास में जा रही है। ठीक है। नॉर्मली तो ये होता था टेक 2 तक जो होता है ना वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप आपकी लगी होती थी उसमें वेपराइजिंग चेम्बर में, लेकिन ये जो है ना इन्होंने लगा दी है उसमें, आगे मैं तस्वीर दिखा दूँगी, तो वो उन्होंने उसमें लगा दिए बाईपास में। ठीक है। और ये होता है वो वेपर पिकअप करेगा। अच्छा, विक्स देखें ऊपर भी लगी हुई हैं, सारी विक्स इधर लगी हुई हैं, वो पिकअप करेंगे वेपर्स को और निकल के
वो वहाँ से कॉमन गैस जो निकल रही है वो बाईपास भी और वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और जो स्प्लिटिंग रेशियो हो जाए फ्लो थ्रू द वेपराइजर चेम्बर रिलेटेड टू द फ्लो थ्रू द बाईपास चैम्बर, दोनों का जो रेशियो है स्प्लिटिंग रेशियो वही हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके साथ, ठीक है। कंसंट्रेशन कंट्रोल डायल रेगुलेट द रिलेटिव फ्लो थ्रू द टू चैम्बर्स, फ्लो थ्रू टू चैम्बर्स मिक्स एंड अल्टीमेटली फ्लो टू द पेशेंट। कंट्रोल डायल इज़ लॉक्ड इन ऑफ पोजिशन। अच्छा, ये तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हैज़र्ड्स और सेफ्टी फीचर क्या होते हैं वेपराइज़र में? और अब सब बोर हो गए। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है उसमें, दोनों गैसेस साथ नहीं खुलती। रिस्ट साइमल्टेनियसली दोनों वेपराइजर जो होते हैं ना अपने खुल सकते, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। पुराने वाले जो होते थे ना, जो गोल शक्ल के होते थे, टेक 3 तक दोनों खोल सकते थे, क्योंकि क्या होता है सेलेक्टर टेक होती है टेक्निक। टिपिंग का क्या मतलब ये है कि उल्टा अगर वेपराइजर करेंगे तो क्या होगा कि वोलेटाइल जो है ना बाईपास में चली जाएगी, तो टिपिंग को भी काफ़ी हद तक उन्होंने, ये भी एक हैज़र्ड होता है। और मिस फिलिंग भी होता है, गलत आपने फिल कर दिया है। तो रिस्क साइमल्टेनियसली कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ बीइंग मैनेजाइज्ड बाय द सेलेक्टेड टेक सिस्टम। ये स्टार्ट हुआ है टेक 4 से। टेक 3 में होता है कि दोनों वेपराइज़र आप खोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता दूँ, पीछे रॉड निकलती है, ठीक है। ये रॉड जो है ना वो करती है दूसरे वेपराइज़र को लॉक कर देती है, तो वो खुलेगा नहीं, दोनों वेपराइज़र साथ में नहीं होंगे। इसको सेलेक्टेड टेक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। ये पीछे रॉड निकलती है जो दूसरे वेपराइज़र को लॉक कर देती है। टिपिंग क्या होती है इन मॉडर्न वेपराइज़र टेक 5 वगैरह में उन्होंने ये किया, अलादीन में तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन ये कि उल्टा हम वेपराइज़र करते नहीं है, लेकिन ये अगर टिल्ट भी हो रहा होता है तो इतना चांस नहीं होता। कैन रिजल्ट लिक्विड एनेस्थेटिक फ्लोइंग इनटू बाईपास चैम्बर अकर व्हेन वेपराइज़र डिटैच फ्रॉम द back bar of the machine. This is the delivery of extreme high concentration to the patient. The machine should not be used. Normally अगर ऐसा हो जाता है, उल्टा कर दिया टेक्नीशियन ने, तो आपको पर्च करना पड़ेगा। फ्रेश गैस फ्लो 5 लीटर 30 मिनट्स तक होगा ताकि वो साफ़ हो जाए बाईपास चैम्बर। इन मॉडर्न वेपराइज़र टेक 5 द लिक्विड एनेस्थेटिक डज नॉट एंटर बाईपास चैनल इवन इफ द वेपराइज़र इज टिप अपसाइड डाउन। एंटी स्पिल मैकेनिज्म रखा है। द हैज़र्ड इज़ बीइंग कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन अलादीन, ठीक है। गलत वो नहीं हो सकती है कि सीवोफ्लोरिन का उसमें आपने आइसोफ्लोरिन में डाल दिया। मिस फिलिंग ऑफ वेपराइज़र इन करेंट एज, क्योंकि उसके अंदर हमारे कीट फिलर है और कीट का कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। आप देख लें आइसोफ्लोरिन की हैलोथेन की डिफरेंट है, ठीक है। और उसके अलावा कलर कोडिंग भी है, सही है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना फिल अप कर दें विद, इसीलिए फिलर इन्होंने रखा हुआ है। वेपराइज़र कैलिब्रेटेड, और इसमें कलर जो है ना रेड का हैलोथेन है, ऑरेंज एनफ्लोरिन का है, पर्पल आइसोफ्लोरिन का है, येलो सीवो और ब्लू डेसफ्लोरिन का रखा हुआ है, ठीक है। तो कलर कोडिंग भी है, कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा बॉटल में भी ये नहीं हो सकता कि उसका जो है फिलर कैप है, बॉटल है, वो भी कलर कोडेड है। लो फिलिंग पोर्ट रखा हुआ है, नीचे से भरते हैं हम, कलर कोडेड है। फिजिकल साइन एजेंट लेवल इंडिकेटर भी है, नॉचिंग बने हुए हैं बॉटल में फिट में, ठीक है। करेक्ट, इसको छोड़ दें। बैरल्टाइक का दोबारा से बोलते हैं कि वेरिएबल बाईपास है, फ्लो ओवर है, टेम्परेचर कंपनसेटेड है, एजेंट स्पेसिफिक है, आउट ऑफ ब्रीदिंग सर्किट है, हाई रेजिस्टेंस है, नॉन कंसंट्रेशन यूज्ड फॉर ऑल एजेंट एक्सेप्ट डेसफ्लोरिन। तो ये शक्लें बनाई हैं कि टेक 2 का जो है वो तो देखने में नहीं मिलता, वो राउंड शेप का था, उसकी कैपेसिटी भी 150 थी, वेरिएबल बाईपास ही था कि फ्लो डिवाइड हो रहा था, और इसका 4% तक वो था, बाई मेटल स्ट्रिप थी और पंपिंग इफेक्ट का इसमें होता था, ठीक है। टेक 3 जो था ना गोल, उसमें सेलेक्टेड टेक टेक्निक नहीं थी, बायोमेट्रिक स्ट्रिप थी, वो भी बाईपास चैनल के अंदर थी, ठीक है। और जो वो है हमारी टेक 4, उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दी थी और ये 5% होता था। इसमें इंटरलॉक फैसिलिटी फिलिंग सिस्टम सब डाल दिया था इन्होंने, फिलर होता था।
उसके बाद टेक 5 का भी आप देख लें कि उसमें भी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा दी है, 5% है, बायोमेटेलिक है। और टेक 7 जो है वो भी उसमें थोड़ी और बढ़ा 300 तक है तकरीबन टेक 5, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है, ठीक है। तो ये बाईपास चैनल के अंदर है, ये यहाँ से शुरू हो गई है टेक 3 से, ठीक है। ये यहाँ पर बाईपास चैम्बर में रखी है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। टेक 2 तक जो है वो रखी है उन्होंने वेपराइजिंग चैम्बर में, ठीक है। ये रख दी है इन्होंने उसके अंदर बाईपास में, ठीक है। ये टेक 7 है। इस नीचे आपको रॉड नज़र आएगी जो उन्होंने इस तरह नज़र, हम तो समझते हैं ऊपर से जाता है, ये एक्चुअली सेक्शन निकाला है कि वेपराइजिंग चेम्बर जो है वो बीच में है और जो फ्लो जा रहा है वो अलग है, लेकिन स्प्लिट हो रहा है दो में, वो मेजर फ्लो में नहीं होता, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा डेस फ्लोरिन के? उसका अलग है, फ्लो अलग है और उसका वेपराइजिंग चेम्बर में लिए अलग है। और इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया है और प्रेशर भी डबल कर दिया है, क्योंकि वो जो प्रेशर है वेपर प्रेशर उस पर वो बॉयल होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये सिर्फ शक्लें आप देख लें, हो सकता है वो आपसे पूछें, लेकिन वेरी कैलिब्रेशन 1 to 18% है इसका, ठीक है। और इसका जो इन्होंने इलेक्ट्रिकल फिलामेंट हीट्स अप टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड इन सील चैम्बर और रेज टेम्परेचर वेपर प्रेशर फ्रॉम 664 टू डबल कर दिया 2 एटमॉस्फेयर या 1300 मिलीमीटर्स। और ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर ऑपरेशन कर रहा होगा, उसकी लाइट जलती है, कोई आउटपुट नहीं है, लो एजेंट है, ये सारे इसके अंदर पता चलते हैं, ठीक है। और यही होता है कि इसका इन्होंने बढ़ाया है प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर, अंदर प्रेशर बढ़ा दिया है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के करीब होता है। इसका सिंपली याद रख लें कि ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये पिंक वाला जो पोर्शन है नंबर 3, उसके अंदर वोलेटाइल एनेस्थेटिक मौजूद है और यहाँ से अलग ब्लू करके जो डॉट आ रहे हैं वो अलग से फ्रेश गैस फ्लो आ रहा है, वो उसमें ऐड करते हैं वेपर्स को। और वो कंट्रोल डायल से भी होता है और कंप्यूटर कंट्रोल भी होता है, ठीक है। ये तो बहुत डिटेल है। और ये अलादीन होते थे, इसके कैसेट्स अलग से लगते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मशीन है उसमें इस तरह लगाते हैं और ये कलर कोडेड हैं सारे, ठीक है। चार्ल्स लॉ को बता दें एप्लीकेशन। एक बॉयल्स कर लिया, थर्ड लॉ कर दिया चूँकि वो सिलेंडर पे अप्लाई हो रहे थे। चार्ल्स लॉ उसकी हाँ, इसको सेकेंड लॉ कहते हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एप्लीकेशन क्या है? टेम्परेचर कंपनसेटेड वेपराइजर गिव एक्यूरेट डिग्री ऑफ वेपराइजेशन, उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें अच्छा दूसरा सवाल ये पूछते हैं व्हाट इज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हाँ। इसके लिए आसान है कि आप 3 चीज़ें याद कर लें। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में गिवन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे इसमें हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम, एक बात। और एक जो होता है ग्राम का वेट जो होता है ना 1 मोल होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई अबाउट 22.4 लीटर। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने बताए हैं वो 6 × 10 23 होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वाई हाइपोथेसिस यूज्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वोलेटाइल नीड टू नो परसेंटेज ऑफ वेपर। अब इसमें हेलोथेन का ये पार्ट 2 वालों से करवा सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हेलोथेन का 197 है, ठीक है। 197 का मतलब ग्राम्स का मतलब है कि 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है। 19.7 ग्राम्स अगर 1/10 को लेंगे तो दैट, या 0.1 को लेंगे तो 1/10 ऑफ मोल जो होगा वो दैट वुड ऑक्यूपाई 2.24 लीटर, ठीक है।
ये आपको पढ़ना पड़ेगा। Amount of halothane going to the patient, a particular concentration can be calculated. If oxygen flow 6 liter रखा है, halothane आपने 1% पे रखिए, how much vapor of halothane when fresh gas flow 6 liter, 1% का मतलब ये है कि out of 100 1 cc है, तो आउट ऑफ 6000 cc लीटर के अंदर 60 cc बनेगा, ठीक है। तो ये तो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को रिपीट किया है। 1 ग्राम ऑफ हैलोथेन को फिर उन्होंने किया है कि 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड विथ 1000 उसको कन्वर्ट किया है लीटर में, मिल्स में, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.86 है, 197 उसका वो है मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो तकरीबन 0.28 cc लिक्विड हैलोथेन पर मिनट बनती है। अब समझ में आया नहीं या सर से गुजर गया? पढ़ लेना, कम से कम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को समझ लो, और उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो वेपराइज़र में होती है, और इसे डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। ये भी है उसका आइसोफ्लोरिन का है, उसी तरह कैलकुलेट किया है, उसकी भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.5 है, और ये 1 ml जो आइसोफ्लोरिन होता है 181 होता है, और ये 0.3 C बनता है। और फिर दूसरा ये पूछ सकते हैं ऑक्सीजन फ्लोइंग इनटू वेपराइज़र, ये तुम्हारी डॉश एंड डॉश में ये पिक्चर भी दी हुई है कि वो अगर हैलोथेन का जो है ना वो 2 to 4 लीटर बन रहा है हैलोथेन, तो उसको भी कैलकुलेट करना होगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ये है 197 है, तो उसको 0.1 मोल ले लिया, तो 19.7 ग्राम्स जब वेपराइज होगा तो ये इतने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हैलोथेन मिलेगी। ये आइसोफ्लोरिन का है, आपको डॉश में देखना पड़ेगा, ख़ासतौर पर पार्ट 2 वालों को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये नाइट्रस के लिए कर लें। नाइट्रस ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेन्स 3.4 kg ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ 44, सो 1 मोल is 44 gram. If the measurement are made at standard temperature pressure, what volume of nitrous is obtained from this cylinder? इसका तरीका ये है कि देखिए फुल सिलेंडर को इन्होंने बताया कि इसका वेट 3.4 kg है, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 3400 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट उसका 44 है, 1 मोल 44 ग्राम होगा, तो 44 ग्राम वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो 3400 ग्राम्स नाइट्रस कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो इसको कैलकुलेट किया है 1730 लीटर। मतलब कहने का ये कि नाइट्रस हमारी जो है नहीं उसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, उस पर बॉयज़ लॉ नहीं अप्लाई होता, लेकिन इस तरीके से हम पता कर सकते हैं एवोगाड्रोस के साथ, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम वेट करें उसको, सब कुछ चीज़ें करें, ठीक है। अच्छा, ये है कि 34 वुमेन हु इज़ एज स्टेटस 1 अंडरगो जनरल एनेस्थीसिया फॉर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, anesthesia dial is set to deliver 1% isoflurane. Her blood pressure is now 60/40 and calibrated respiratory analysis shows inspired isoflurane 4%. So what is the most likely problem? More pressure output. More pressure output. आपका जो assuming that अगर agent analysis correct, breathing circuit contain an agent that greatly exceed the one set of concentration dial में reduce malfunction of vaporizer भी हो सकता है, presence of liquid breathing circuit के अंदर भी हो सकती है, उसको ज़्यादा मिल गई है, आपने जो सेट करी है उससे ज़्यादा मिल गई है, ठीक है। वेपराइजर प्रॉब्लम इंक्रीज एनेस्थेटिक वेपर इंक्लूडिंग टिपिंग भी हो सकती है, अब तो होती नहीं है टैपिंग, लेकिन ये है कि वो भी रीज़न हो सकता है, ओवर फिलिंग हो सकती है, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फ्लश भी हो सकता है, हाई कंसनट्रेशन उसको ज़्यादा मिल गई है, बस ये हुआ, हाइपरटेंशन होगी। इसीलिए जब भी हम खोलते हैं उसको पूरा फुल 5 पे नहीं करते, क्योंकि अगर पेशेंट आपका होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, उसको ज़्यादा मिल जाती है। तो मैनेजमेंट के यही होता है कि हम उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बैक बार क्या होता है? हाँ, बैक बार जो है ना वो आपका फ्लो मीटर के बाद जो है ना जहाँ पर आपका वो लग रहा है वेपराइजर लग रहे हैं, पार्ट ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम है, क्योंकि वो फ्लो मीटर के बाद आपका लो प्रेशर शुरू हो गया है। सिचुएटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ फ्लो मीटर बिटवीन रोटामीटर एंड कॉमन गैस आउटलेट, प्रोवाइड्स माउंट
फॉर द वेपराइजर विच आर सील विद रबर ओ रिंग होती है, तो मिसिंग रंग किससे गलत होती है। बहरहाल ये वो है फ्लोमीटर के बाद वाला हिस्सा जो है। और कॉमन गैस आउटलेट जो होती है वो, इसमें आप अपना ब्रीदिंग सर्किट लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये टेपर्ड होता है 22 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर आउटलेट होता है टू विच ब्रीदिंग सिस्टम में बी अटैच। ये कॉमन गैस होती है। हेनरी लॉ क्या होता है? हो गया टाइम है? अब तो सब सो गए हैं। देखें सब ज़्यादातर जो होते हैं ना फिज़िक्स और मशीन में ही फेल होते हैं, ये लॉन्ग केस में। हेनरी लॉ का कुछ पता है? लॉ सारे पढ़ लें, रट लें, बॉयल्स लॉ, सेकंड, थर्ड। हाँ, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। हेनरी लॉ हैज़ गॉट 2 पार्ट्स। स्टेट दैट जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड के बढ़ जाएंगी, ठीक है। स्टेट दैट टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीजेज। इसकी एग्जांपल इस तरह ये समझ लें कि एक डाइवर जब जाता है वहाँ पे 760 है ऊपर, वो जब नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ गया ना, तो जितनी गैसेस होती हैं ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब वो तेज़ी से ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? उसको याद रखें, वो 7 अप बन जाएगा। क्यों? बबलिंग होगी, सारी गैसेस निकलेंगी लिक्विड में से। इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड इज इंक्रीज, the number of molecule of gas involved in liquid increases proportionally as long temperature is constant. Decreased pressure causes gases come out of liquid. Deep sieving, diving, nitrogen in inspired air dissolve in the body liquid at greater rate. If diver comes out too quickly to normal atmosphere, the reverse process of nitrogen coming out of solution accelerates and bubbles form in the tissue, blood के अंदर। तो the blood turns out to be 7 up बन जाता है, और उसके साथ उसको बेंड्स होते हैं, पेन होते हैं, और वो ख़त्म भी हो सकता है। और टेम्परेचर के साथ दूसरा कंपोनेंट ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। एप्लीकेशन हेनरी लॉ की अगर पूछ सकते हैं तो यही होता है कि डाइवर के आप एग्जांपल बता सकते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? Diffusion gases simple molecule which are free to move against each other, energy being kinetic energy, and this movement is diffusion. Rate of diffusion inversely related to density of the gas. Heavier gas takes longer time to, ये तो है common sense, और इसको confuse नहीं होइए, जो हमने फ्लोमीटर में किया था ग्राम्स लॉ ऑफ टर्बुलेंट फ्लो अलग है, जिसमें डिपेंड करता है फ्लो टू प्रेशर डिफरेंस, स्क्वायर रूट एंड इनवर्स रिलेटेड टू डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, कैसे टाइम हो गया? हो गया, चलें ये पढ़ लीजिएगा आप सारा जो है ना, ब्रीदिंग सर्किट वगैरह। नहीं, अब कहाँ पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, सब सो रहे हैं। हैं? नहीं, इसमें मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ कि आपके पास जो है ना, ये तो ओपन है, सही है, ये तो पता है, शिमिल बुश होता है, ये होता है, सेमी ओपन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादातर, क्लोज वाले को तो नहीं करते, ठीक है। और ये भी आपको लेबल कर आना चाहिए, ABC सारे कैसे काम कर रहे होते हैं, ये ड्रॉ लेबल करवाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, यहीं के थे, लाहौर में एग्ज़ाम हो रहा था, तो मैंने कहा आप सर्किट बनाएं, तो उन्होंने सर्किट बनाया, बैग नहीं बनाया। अब जारी बात है, मेरा ट्रेन वो था जानने वाला, तो मैंने उसको बोला कि इसको वेंटिलेट कैसे करोगे, तो जल्दी से उसने बैग बना दिया तो बैग भूल गया था। तो ये होता है, ठीक है। तो लेबल ड्रॉ करवाते हैं, और इसकी मेपलसन ए का जो है दूसरा लैग सर्किट भी होता है, अंदर की तरफ होता है उसमें, ठीक है। एक और ट्यूब होती है जैसे बेन की तरह, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेपल सी पूछ सकते हैं, बेन सर्किट आपको बोलेंगे लेबल एंड ड्रॉ करें, और कैसे इंस्पेक्शन एक्सपेक्शन में काम करेगा, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि वो अप्लाई होता है। कैसे चेक करते हैं इनर ट्यूब को? हाँ, जब आप फ्लश करेंगे ना, बंद नहीं करेंगे, तो आपका बैग
कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि आपकी एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी है, आपने फ्लश दबाया तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ा दी, जब एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, तो पोटेंशियल जो है प्रेशर कम होगा तो एंट्रेनमेंट हो जाए, वो सक कर लेगा इनर ट्यूब, ठीक है, तो वो बैक कोलैप्स कर जाएगा। और यही एप्लीकेशन वेंचुरी ने यूटिलाइज़ किया है बर्नौली को, और वो तुम्हारे वेंटीमास में भी है, सक्शन में भी है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये चेक करते हैं, ठीक है। एंटरमेंट रेशियो, कॉनर्डा इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पीडियाट्रिक का भी सर्किट आपको लेबल